हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन मैं हेमंत शाह आपका मैथ्स एजुकेटर लर्निंग पॉकेट के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम एवरीवन। चलो, सारे बच्चों का सेशन में स्वागत है और उम्मीद कर रहा हूं मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। तो यही उम्मीद के साथ आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करेंगे। टॉपिक आपको पता है ऑलरेडी। कल मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर एक स्पेशल टाइप आता है एरिथमेटिक डीआई, उसको इंट्रोड्यूस किया था। एक सेशन हो चुका है लगभग। कल हम लोगों ने टोटल 4 सेट देखे थे, है ना। तो आज का जो हमारा सेशन है वो एरिथमेटिक डीआई का है, उसका दूसरा सेशन है। बराबर। चलो, तो आई थिंक शुरू करते हैं। बिना वेट किए सेशन की शुरुआत करेंगे एक छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, है ना। इरादे मजबूत होना तो भाग्य, किस्मत सब कुछ बदल जाएगा। वरना तो पूरा जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में कि मेरी तो किस्मत फूटी हुई है ना। जब कुछ नहीं होगा ना, हम एवरी टाइम अपनी किस्मत को दोष देते रहेंगे। क्या कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। बराबर। तो बेटर होगा कि भाग्य के भरोसे मत बैठो, किस्मत के भरोसे मत बैठो। किस्मत में तो लिखा होगा ना, तो वैसे भी आप नहीं भी करोगे ना तो भी आ जाएगा। बराबर। लेकिन हम मान के चलते कि अपनी किस्मत में एक ही चीज़ लिखी है कि मेहनत करिए, मेहनत करोगे तो ही आपको मिलेगा। बस, तो बेटर है इरादे मजबूत रखिए, इरादे को बुलंद रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। अपने आप मेहनत के थ्रू अपना भाग्य है वो अपने आप बदलेगा। बराबर। तो किस्मत के भरोसे बैठना नहीं है और बेटर होगा कि हम अपने निरंतर, हमें अपने जो भी मंजिल तक पहुंचना है उसके लिए हम लगातार अपने एफर्ट्स डालते रहे। जब समय आएगा, जब वक्त आएगा, तब आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, है ना। तो ज़्यादा, वो बोलते हैं ना, नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो वही चीज़ है कि जब अपना वक्त आएगा ना तब सब कुछ मिलेगा, और वो जब मिलेगा ना, ऐसा मिलेगा जो आपकी उम्मीद से भी बहुत बड़ा होगा। तो बिना फल की आशा रखे हुए अपनी जर्नी में लगातार आगे बढ़ो, मेहनत करते रहो। एक दिन जरूर आएगा, उस दिन आपको हर चीज़ें मिलेगी। ओके। तो शुरू करते हैं यही उम्मीद के साथ। आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करेंगे। टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन एरिथमेटिक है, जिसके अंदर आज के सेशन का ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। बराबर। चलो, तो शुरू करते हैं बिना वेट किए। देखो क्या लिखा है। तो पहले तो बहुत प्यारा सा टेबल नज़र आ रहा है और ये आई थिंक ऑलरेडी पूछा गया सेट है। देख लो कब पूछा गया है। तो आपके सामने है आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2020। आरबीआई असिस्टेंट आप सारे बच्चे जानते हो ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की असिस्टेंट की एग्जाम में पूछा गया सेट है। बराबर। चलो, पहले तो लिखते समझ लेते कि ऊपर क्या लिखा है। द टेबल गिवन बिलो शोज द डेटा रिगार्डिंग द 4 डिफरेंट आर्टिकल्स सोल्ड बाय द 2 डिफरेंट शॉप्स ए एंड बी। अच्छा, 2 अलग अलग शॉप है ए और बी। वो क्या करते हैं, 4 अलग अलग टाइप के आर्टिकल को बेचते हैं, उसके बारे में डेटा दिया है। स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, वो हम देख लेंगे। देखो, पहली कॉलम में आर्टिकल दिए, आर्टिकल 1 2 3 4, ये आर्टिकल है। दूसरी कॉलम में क्या दिया है कि आर्टिकल का कॉस्ट दिया है, डन। तीसरी कॉलम में दिया है कि प्रॉफिट परसेंट ऑफ स्टोर है, यानी कि स्टोर ए है ना, वो आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचता है उसका परसेंटेज दिया है। और चौथी कॉलम में वो क्या बता रही है कि स्टोर भी वही आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि दोनों स्टोर के प्रॉफिट का परसेंट दिया है, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दिया है। तो देखो, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, है ना। सबकी सेलिंग प्राइस अलग अलग होगी, उसके पीछे का रीज़न सबके अपने अपने इंटेंशंस होते हैं, सबके अपने अपनी, हर बंदा अपना अपना प्रॉफिट लेता है ना। किसी को कम प्रॉफिट में बिजनेस करना पसंद है, किसी को ज़्यादा प्रॉफिट में पसंद है ना। तो वैसे आप समझ सकते हो, तो सबके प्रॉफिट परसेंट अलग अलग होंगे लेकिन कॉस्ट बदलेगी नहीं, इतना तो हम समझ सकते हैं ना। चलो, तो एक चीज़ यहाँ से और मैं आपको बता दूँ। इतना तो आपको दिया है, तो अब देखो पहले तो ये समझते कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा। तो आपके पास देखो पर्टिकुलर आर्टिकल, अगर मैं आर्टिकल 1 की बात करूँ तो कॉस्ट प्राइस आपके पास 200 है। अब आपको ये पता है कि स्टोर है वो ये आर्टिकल को 23% के प्रॉफिट पे बेचेगा, तो 200 का 23% निकालेंगे तो 23 इंटू 2 46, तो 46 रुपये के प्रॉफिट पे बेचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टोर ए है ना, उसका सेलिंग प्राइस आपको मिलेगा कितना, तो 200 और उसमें 46 रुपये का प्रॉफिट जोड़ेंगे, यानी कि 246 रुपीज़ मिलेगा।
डन। तो वैसे आप क्या कर सकते हो, कोई भी आर्टिकल के लिए कोई भी स्टोर का सेलिंग प्राइस आराम से निकाल सकते हो यहां से। मैं इतना समझ रहा हूं, कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो डेफिनेटली इन दोनों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। निकालने नहीं बैठना है, जब भी जहां जरूरत पड़ेगी तब हम देख लेंगे। चलो इतना समझ में आया। इसी को बोलेंगे डेटा को प्रॉपरली इंटरप्रेट करना, डिकोड करना। अगर ये चीज़ आप प्रॉपरली कर लोगे तो चीज़ें आपके फेवर में अपने आप हो जाएगी। ओके, चलो तो लेट्स शुरू करते हैं बिना वेट किए। हमारा सबसे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। एवरेज दिया है किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 2, दूसरे आर्टिकल का, फॉर स्टोर ए बी एंड सी। अच्छा, 3 स्टोर दिए हैं, ए बी और सी। अब दिक्कत क्या है कि अपने को तो 2 ही स्टोर के बारे में पता है ना, तीसरा पता नहीं है। तो एक काम करो, तो अब देखो तीनों तीन का एवरेज है सेलिंग प्राइस का 441, तो टोटल कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर टोटल बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, 441 का 3 गुना, तो 400 का 3 गुना कितना, 1200, 41 का 3 गुना 123, तो 1200 में 123 को जोड़ेंगे तो 12 और 1 13, 1323। ये क्या मिला, तीनों तीन की सेलिंग प्राइस का टोटल मिला। आप बोलोगे बराबर। अब एक काम करो, टेबल का यूज करके देखो, आपको आर्टिकल 2 के लिए स्टोर ए का और स्टोर बी का सेलिंग प्राइस मिलेगा। आप बोलोगे हाँ सर आराम से मिलेगा। तो एक काम करो, ए और बी का अगर सेलिंग प्राइस ढूंढ के मैं यहाँ रख दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे स्टोर सी का सेलिंग प्राइस बहुत आराम से मिल जाएगा। आपके सामने सीधा नजर आ रहा है ना। चलो तो वो कैसे निकालेंगे तो समझो। तो आप लोग बहुत ईजी है, देखो आर्टिकल 2 है ना, उसके 420 रुपये उसकी कॉस्ट है, और स्टोर है उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा, तो इसका 20% कितना आएगा, 84। तो 84 में बेचेगा तो आई थिंक ये वैल्यू बनेगा 504। पहले वाले स्टोर का सेलिंग प्राइस आ गया 504। वैसे ही देखो दूसरा वाला क्या करेगा, तो इसका देखो कॉस्ट प्राइस 420 है, देखते जाना। अब इसको ये 35% के प्रॉफिट पे बेचेगा, तो 420 का 35% देखो निकालो। कैसे निकालेंगे, तो एक काम करो ना, 35% निकालने से बेटर है सीधा 135% निकाल दोगे तो भी चलेगा, बराबर। अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, इधर देखो क्या करूं, 2 इधर दे दूं, तो 2 इधर दे दूंगा तो ये 210 का 270% हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। फायदा क्या होने वाला है, तो फायदा आप समझदार बच्चे हो, परसेंटेज 2 0 को खा जाएगा, तो 21 को 27 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करो, 27 इंटू 20 कर दूंगा तो 540। समझो मैं कैसे सोच रहा हूं, 27 इंटू 20 करेंगे तो 540, और 27 एका 27, तो 540 में अगर हम 27 को जोड़ देंगे तो आप बोलोगे सर ये बनेगा 567। क्या बात समझ में आ गई। डन। बस थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए, बाकी बहुत चीजें इजी है, बराबर। चलो तो एक काम करूं, ये दोनों की वैल्यू यहां रख दूंगा, तो देखो सी मुझे कितना मिलेगा, तो सी का वैल्यू आएगा 1323 में से माइनस करेंगे किनको, ए और बी का टोटल। चलो तो ए और बी दोनों मिला के 500 और 500 1000, और 1000 में 71 ऐड करेंगे तो 1071। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। तो इसमें से 71 को माइनस करेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो इधर देखो कितना बचेगा 2, और 132 में से 107 जाएगा तो बचेगा 25, यानी कि 252। तो 252 क्या बना, तो स्टोर सी का सेलिंग प्राइस आपको मिल गया आर्टिकल 2 के लिए। आगे पढ़ो। अब बोला क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 2 फॉर द स्टोर सी इज ऑल्सो सेम एज अ स्टोर ए एंड बी। अच्छा, क्या बोला है, स्टोर सी के लिए जो कॉस्ट प्राइस है ना आर्टिकल 2 का, वो सेम है। किसके जितना है, जितना स्टोर ए और बी का है। यानी ये जो 420 है ना, वहीं आप लोगों का क्या होने वाला है, तो वही देखो, ये तो आपको सेलिंग प्राइस मिला है, बराबर। और कॉस्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में कितना बोला है, जितना इनका है उतना ही इनका है, तो 420 है। तो ये तो देख के नजर आ रहा है कि 420 की आइटम को तो यार 252 में बेचेंगे तो घाटा होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द लॉस परसेंटेज ऑफ स्टोर सी आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल 2। बहुत आराम से मिलेगा, क्योंकि स्टोर सी के लिए आपको सेलिंग प्राइस मिल गया, कॉस्ट प्राइस इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है कि सेम है, तो इन दोनों का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, लॉस परसेंटेज ढूंढ सकता हूँ। चलो तो लॉस परसेंटेज कैसे ढूंढेंगे, ऊपर बनेगा लॉस। चलो कितने का लॉस बनेगा, तो इसमें से 252 को माइनस कर देते, बराबर। ये बनेगा 8, ये 1 में से 5 जाएगा, -4 का 6 होगा, और ये 168 का लॉस। नीचे कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 420 आएगी, इनटू कितना 100। बोलो इज इट क्लियर। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। 0 0 कैंसल। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो, ये 42 से 168 है, सीधा 4 गुना नजर आ रहा है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो 4 के पीछे 0 यानी कितना हो जाएगा, 40%। इज इट गिवन, एग्जिट दिया है ऑप्शन डी। खत्म।
बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? एकदम अच्छा सा इजी क्वेश्चन है। चले आगे। चलो आप बोलोगे सर हाँ एकदम बराबर है। चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। देखो बहुत आराम से टू द पॉइंट एक एक कैलकुलेशन लाइव करके समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले ऐसे कैलकुलेशन हो सकती है ना। चलो आइए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। इफ मार्क प्राइस लेबल्ड ऑन आर्टिकल 1 फॉर स्टोर ए एंड स्टोर बी। देखते जाना, स्टोर ए और स्टोर बी की बात हो रही है। किसके लिए? आर्टिकल 1 के लिए। उनका जो मार्क प्राइस है वो कितना है? तो एक का 64% और दूसरे का 42% अबोव कॉस्ट प्राइस। अच्छा, यानी कि देखो दोनों के लिए मार्क प्राइस कितनी रखनी है? तो स्टोर ए का जो मार्क प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस से 64% ज़्यादा है और स्टोर बी के लिए जो मार्क प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस से 42% अबोव है। ओके, तो आपको क्या बोला है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय स्टोर ए एंड बी। तो ए और बी है ना वो कितना डिस्काउंट ऑफर करेगा, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ध्यान रखना, और वो भी वैल्यू में निकालना है। चलो तो क्या करेंगे बताओ। तो एक काम करो, पहले तो हम क्या करते हैं, स्टोर ए की बात कर लेते हैं ना, स्टोर ए के बारे में बात कर लेते हैं। चलो ए के लिए इधर देखते जाना, कॉस्ट प्राइस आपको पता है कितनी है। तो आप बोलोगे सर ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें कितनी दे के रखी है? 200 है। कॉस्ट प्राइस तो दोनों के लिए सेम है, देखते जाना बराबर। अब इधर देखो ये कितने में बेचेगा? तो आप बोलोगे सर इसको ये 23% के प्रॉफिट पे बेचेगा। तो 23 इंटू 2 46, तो 46 का फायदा ऐड करेंगे तो 246 रुपया सेलिंग प्राइस होगी बराबर। चलो अब मैं क्या करूं, मार्क प्राइस निकाल दूं। तो मार्क प्राइस कितनी आएगी? तो इधर देखो स्टोर ए है वो आर्टिकल को 64% अबो मार्क करेगा। तो 200 का 64% निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 64 इंटू 2 128, तो 128 रुपया अबो मार्क करेगा तो ये बनेगा 328। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। अब आपको पता है कि डिस्काउंट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। तो 328 रुपये की आइटम को 246 में बेचेंगे तो बताओ ना डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये बनेगा 300 से 28 ज़्यादा है और 300 से 54 कम है। तो 54 और 28 का अगर हम टोटल कर देंगे तो इधर देखो पहले 30 जोड़ेंगे तो 84, 84 में 2 घटा देंगे तो ये 82। तो पहले वाले आर्टिकल स्टोर ए है ना वो आर्टिकल पे 82 रुपये का डिस्काउंट दे रहा होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। इतना तो सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, सेम कैलकुलेशन आप स्टोर बी के लिए करोगे। चलो इधर देखो, अब बी का कॉस्ट प्राइस तो आपको पता है कितना, तो वो तो सेम रहेगा 200 रुपया, क्योंकि आर्टिकल बदल नहीं रहा है, आर्टिकल 1 ही है बराबर। चलो अब देखते जाना बी कितने में बेचेगा पता है। तो बी बेच रहा है 13.6% के प्रॉफिट पे, ध्यान रखना। तो 200 का 13.6% कैसे निकालेंगे? इधर देखो है ना 13.6%, तो परसेंटेज 20 को खा जाएगा और पॉइंट हटाने का नीचे 10 लिख रहा हूं बराबर। परसेंटेज 20 खा गया, पॉइंट हटाने का 10 लिख दिया। तो 136 का डबल 272 के नीचे 10 है, यानी कि 27.2 रुपये के प्रॉफिट पे बेचेगा। यानी कितने में बेचेगा पता है? तो 227.2 रुपये में बेचेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। अब इनका मार्क प्राइस देखो कहाँ से ढूंढेंगे। तो इनका मार्क प्राइस क्या बोला है? कॉस्ट प्राइस से 42% अबो है। तो कॉस्ट प्राइस 200 है, तो 200 का 42% कितना आएगा? 42 इंटू 2 84, तो 84 रुपया अबो है। तो आई थिंक ये बनेगा 284। पक्का? आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो अब यहां से देखो इन दोनों का आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट कैसे ढूंढेंगे बोलो फटाफट। तो आई थिंक 284 है, इधर देखते जाना। उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है 227.2 को। बस यही आपको समझना है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। पॉइंट में से 0.2 सॉरी यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, ये बन जाएगा 8। 3 में से 7 जाएगा तो -4, -4 का लिखेंगे 6, और ये बनेगा कितना? 6 में से 1 जाएगा तो 56.8। तो इसका जो डिस्काउंट बनेगा वो कितना बनेगा? 56.8 बनेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। देखो दोनों के डिस्काउंट मिल गए, इसका कितना? 82, इसका कितना? 56.8। तो अब आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है दोनों ने जो डिस्काउंट ऑफर किया है उसका, है ना। चलो तो क्या करेंगे बोलो, 82 में से 56 को माइनस करेंगे तो 24 और 2 कितना? 26, और 26 में से आपको क्या करना है, 0.8 को हटा देना है। तो आई थिंक कितना बनेगा? 25.2 बनेगा। खत्म, यही आपका आंसर, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, देख लो।
और मान लो कोई बच्चा सोचे सर एक बार समझा दो माइनस करके, तो देखो कुछ नहीं करना है, 82 में से 56.8 को मैं माइनस कर रहा हूँ, है ना। ये पॉइंट का 0 लिख दो, 0 में से 8 जाएगा तो -8 का 2 बनेगा, ये बनेगा 1, 1 में से 5 जाएगा तो 1 में से 6 जाएगा तो -5 का 5 होगा, और ये बनेगा 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो 25.2। मैंने जैसे सिखाया है वैसे या तो आप अपने लेवल पे जैसे भी सब्ट्रैक्शन करते हो कर लेना, डोंट वरी। ओके, क्लियर, बस खत्म। मस्त क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में गलती ना करो, बस इतना ध्यान रखो, हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देख लो, है ना। और उसके पीछे का रीजन है, वो कैलकुलेशन है, वो थोड़ी पॉइंट में आ रही है, लेकिन आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, आपके सामने है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट में, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है देखो। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 4, सॉरी 4 नहीं है, इसको 5 बोलेंगे, रोमन में लिखा है। देखो 4 तक का डेटा दिया है, अब 5वें का कॉस्ट प्राइस है, वो 25% मोर है किन से, आर्टिकल 4 से। चलो तो 4 का देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, 320 है, तो आई थिंक कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 कितना होगा, तो 320 है, उसका 25% यानी चौथा भाग, इसका चौथा भाग होगा 80, 80 ज़्यादा, तो आई थिंक ये 400 होगा। आप बोलोगे सर बराबर है। अब रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 4 बाय स्टोर बी एंड देखते जाना है ना। स्टोर बी का कौन सा आर्टिकल, तो स्टोर बी है ना, उसका आर्टिकल नंबर 5, यही बोला है ना, एक सेकंड, हाँ, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 5 सोल्ड बाय स्टोर बी, तो ये 5 नंबर का आर्टिकल है, वो बी जो प्राइस में बेचेगा उसका, और दूसरा किसका पता है, आर्टिकल सेम स्टोर, तो बी है ना वो चौथे आर्टिकल को जो भी प्राइस में बेचेगा, उन दोनों की एसपी का रेशियो आपको दिया है 21:16 दिया है। ध्यान रखना ये एसपी के बारे में बात हो रही है। तो एक काम करें, क्या करें, देखो आपको एक चीज बराबर सुनना, आर्टिकल 5 का खाली सीपी दिया है तो एसपी तो मिलेगा नहीं, लेकिन एक काम हम कर सकते, टेबल का यूज करके स्टोर बी के लिए आर्टिकल 4 है ना, उसका सेलिंग प्राइस में बहुत आराम से निकाल सकता हूं, है ना। पहले टेबल का यूज कर लेते, फिर बाद में क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। देखो रेशियो दिया है तो इसका कोई ना कोई तो यूज होगा। चलो तो देखो स्टोर बी के लिए कौन सा आर्टिकल, चौथा आर्टिकल, बराबर। अब स्टोर बी के लिए चौथा आर्टिकल को वो क्या कर रहा है, 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा। तो आप मुझे बताओगे इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो ये जो 16 पार्ट है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 320 है, तो 320 के ऊपर 20% का प्रॉफिट यानी 64 जोड़ेंगे, तो आई थिंक ये बनेगा 384। डन। तो ये 16 पार्ट है ना, इसकी वैल्यू है वो 384 है। तो एक काम करो, एक पार्ट की वैल्यू आपको मिलेगी, कितनी मिलेगी, तो देखो ना, ये इनको इनसे डिवाइड करो, तो 16 × 2 32, बचेगा 6 और 4 16 × तो एक पार्ट की वैल्यू 24 बनेगी, तो 21 पार्ट की वैल्यू कितनी बनेगी, तो 21 × 24 बनेगी। चलो तो 21 24 को मल्टीप्लाई देखो मेंटली करो, और ऐसा हो 21 का टेबल आ रहा है तो भी ईजी है, 21 × 4 84 का 4 कैरी बनेगा 8, 21 × 2 42, 42 और 8 बनेगा 50, यानी कि ये बनेगा 504। क्या बात समझ में आ गई। तो ये आपको क्या मिला, तो ये आपको मिला है कि स्टोर बी ने आर्टिकल 5 है ना, उसको 504 रुपये में बेचा होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं ये रेशियो का यूज करके। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, तो बोला ये है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ स्टोर बी बाय सेलिंग द आर्टिकल 5। अच्छा, आर्टिकल 5 को बेचने पे स्टोर बी को कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, तो आर्टिकल 5 का देखो सीपी है वो 400 है, डन, और उसको बेचा कितने हैं 504 में। तो पक्का समझ में आएगा कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। तो ऊपर बनेगा प्रॉफिट, 400 की आइटम को 504 में बेचेंगे तो 104 का प्रॉफिट, नीचे एसपी कितना बने, सॉरी सीपी बनेगा 400 इंटू कितना 100, देख लो 2 2 0 मस्त कैंसल, 4 से डिवाइड करेंगे तो सीधा बनेगा 26% का प्रॉफिट। इज इट गिवन। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर दिया है। बोलो क्लियर। क्या बात समझ में आ गई, बस खत्म और कुछ भी नहीं है। क्या करें, आगे बढ़े। क्लियर। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। चले आगे। ओके, मजा आया। चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट। बस ऐसे देखो, पूरे क्वेश्चन को एक साथ मत पढ़ो, आराम से छोटे छोटे चंक में डिवाइड करते जाओ, चीज़ों को समझते जाओ, ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। अभी एक ही मोटिव है कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर लेके आऊँ, बाद में चीज़ों की प्रैक्टिस करके धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते।
लेकिन इतनी स्पीड से जाओगे आंसर ही नहीं आएगा तो इट डजंट सर्व द पर्पस, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो अभी बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं जाना है, पहले क्वेश्चंस को आराम से पहले तो सॉल्व करने की ट्राई करो, है ना। चलो स्टोर ए के बारे में बोला है, आर्टिकल 3 है उसका सेलिंग प्राइस बोला है, आगे मत पढ़ो। चलो स्टोर ए के लिए आर्टिकल 3 है, स्टोर ए के लिए 24% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं ना। चलो तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 480 है ना, उसका 124% होगा। समझ में आ गई मेरी बात। ये आपको क्या मिला, स्टोर ए है वो आर्टिकल 3 को इतनी प्राइस में बेचेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 420 है, सॉरी 480 है, उस पर 24% का प्रॉफिट लेगा, यानी कि सीधा 124% ले लो। अब दिक्कत कहाँ है, ये पॉइंट में आएगा, तो अभी इसको रहने दो। इज अप्रोक्सीमेटली वॉट परसेंट मोर देन द सेम आर्टिकल सोल्ड बाय द स्टोर बी, वही आर्टिकल को स्टोर बी तो वो 5% के प्रॉफिट पे बेचेगा। तो अगेन इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 480 का 105% आएगा। ये पहले वाले का सेलिंग प्राइस, ये दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस, और बोला क्या है कि ये इनसे कितना परसेंट मोर है, तो बेटर क्या होगा कि आप रेशियो ले लो। देखो वैल्यू के पीछे मत भागो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, कितना इजी हो जाएगा। अब देखना क्या करेंगे, पता चला ये परसेंटेज कैंसिल हो गया, 480 भी कैंसिल हो गया, तो 124 और 105 का रेशियो बना, वाह खत्म हो गया। तो परसेंटेज मोर कैसे निकालेंगे, तो ऊपर बनेगा दोनों का डिफरेंस, तो 124 में से 105 जाएगा तो 19, नीचे बनेगा कौन सा छोटा वैल्यू, तो 105 इंटू 100, खत्म। मज़ा आ गया। देखो क्वेश्चन को मैंने बहुत इजी कर दिया। 5 से काट लेंगे 20, 5 से काट लेंगे 21, तो ऊपर बनेगा 380 के नीचे 21। चलो 21 का टेबल बोलेंगे तो 21 एका 21, बचेगा 17, ऊपर से आएगा 0, 21 इंटू 8 168, तो 18 पॉइंट समथिंग परसेंट अप्रोक्सीमेटली, तो 18 पॉइंट समथिंग परसेंट पे एक ही ऑप्शन है 18, खत्म। बोलो क्लियर, बात समझ में आ गई। देखो तरीका देखो कितना आराम से टैकल किया, क्योंकि मुझे पता था कि दोनों की एसपी का क्या करना है, इनका एसपी इनसे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो मैंने सोचा फालतू में क्यों वैल्यू निकालूं, बेटर होगा रेशियो ही बना ले। और रेशियो बनाने के लिए भी देखो मैंने परसेंटेज का यूज़ कर लिया, काम और ईजी हो गया। बाकी नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, इसका 24% निकालेगा फिर ऐड करेगा, ऐसे करने जाओगे ना बुरी तरीके से फंस जाओगे कैलकुलेशन में। यही चीज़ें सीखनी है आपको, बाकी आपको सब आ रहा है ना। बाकी मुझे ये सेट करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, खाली एक क्वेश्चन करा के छोड़ दूँ ना, आप बना लोगे। लेकिन पूरा मैं करा रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न आप क्वेश्चन में तरीके भी सीखते जाओ कि मैं कहाँ कैसे तरीके यूज़ कर रहा हूँ, और ये सब आपको सिखाया आपके लिए नया नहीं है ना। चलो बढ़िया, तो उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई। बहुत आराम से चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट देखे, चलो क्या बोला है, आराम से पढ़ो। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 3 फॉर स्टोर ए, स्टोर ए के लिए 3, स्टोर ए के लिए 3 ये वाला, इज अ वॉट परसेंट मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 4 फॉर स्टोर बी, तो ये 4 है उसका स्टोर बी, तो ये वाली जो सेलिंग प्राइस है वो ये वाली सेलिंग प्राइस से अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट ज़्यादा है। आई थिंक ये तो उसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन आया, देख लो ना, पहले वाले का सेलिंग प्राइस और दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस। तो अब आप इतने समझदार हो चुके हो ना, अब आप क्या करोगे, जो मैंने अगले क्वेश्चन में किया वही करोगे। चलो तो स्टोर ए का आर्टिकल 3 ले लो, तो 480 पे 24% का फायदा लेगा तो कितने में बेचेगा, तो आप बोलोगे सर 480 के 124% पे बेचेगा। तो इसका मैं रेशियो ले लूँ किसके साथ, तो आर्टिकल 4 है स्टोर बी का, तो 320 पे 20% का फायदा लेंगे, तो 320 पे 20% का फायदा लेंगे तो 120%। तो ये इनसे कितना परसेंट मोर है, यही तो आपको पूछा है। चलो फायदा क्या होगा, परसेंटेज गया, 0 0 जा रहा है, 16 से काट लेंगे तो 2, 16 से काट लेंगे तो लगभग 3, और कुछ मेरे हिसाब से देखो 4 से भी कट रहा है, आप बोलोगे तो 4 से काटेंगे तो 31, है ना, और इधर से 2 गया और इधर से 2 काट लेंगे तो ये बन जाएगा 60, पक्का, बस खत्म हो गया। और 3 से काटना हो तो लो ना, काट लो ना, सीधा कितना हो जाएगा 20, तो ये आपका 31 बना है, ये हमारा 20 बना है। तो परसेंटेज मोर कैसे निकालेंगे, तो ऊपर दोनों का डिफरेंस 11,
नीचे छोटा वैल्यू 20 इंटू कितना आएगा, आप बोलोगे 100, 20 से काट लेंगे सीधा 5 तो 11 इंटू 5 कितना, आप बोलोगे सर 55% मोर। इज इट गिवन? एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन डी। अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने अप्रोक्सीमेटली बोला है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, एग्जैक्ट ही आ रहा है। बोलो क्लियर, डन। तो उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, इसकी जरूरत नहीं थी बट ठीक है, दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेम अगले वाले क्वेश्चन की कॉपी हो गई, देख लो आपके सामने, है ना। चलो क्लियर, तो अच्छे से समझ में आ गया, बस बाकी खत्म है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लग रहा और कुछ ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत थी। चलो आइए एक और क्वेश्चन, देखो रेशियो निकालना है किसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 2 फॉर स्टोर है, तो स्टोर ए का देखो, स्टोर ए का आर्टिकल 2 तो आई थिंक 420, ऊपर बनेगा 420, ये तो और इजी हो रहा है। डिनोमिनेटर में कौन है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 1 किसके लिए, फॉर स्टोर बी। चलो तो स्टोर बी के लिए कितना है, तो आई थिंक 200 रुपया कॉस्ट प्राइस है, इधर देखते जाना, है ना। तो उसके ऊपर कितना फ़ायदा लेना है, तो 13.6% का फ़ायदा लेना है। तो आपको पता है कि सीपी 100% होगी, उसमें 13.6% को जोड़ेंगे तो 113.6% होगा। तो 200 का कितना, 113.6% होगा, यही तो सेलिंग प्राइस बनेगा। तो इन दोनों का रेशियो ले लो। देखो फालतू में स्मार्ट वर्क थोड़ा करो जैसे मैं कर रहा हूँ। अब क्या करो पता है, तो पहले तो ये परसेंटेज है ना, वो बेचारा 2 0 को खा जाएगा। ये पॉइंट हटाने का 10 10 को ले लो ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा देखना 4200, है ना। और नीचे कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 2 इंटू 1136 बचेगा, देख लो पक्का। चलो अब कटिंग पुटिंग में कुछ जा रहा है, तो मेरे हिसाब से देखो कटिंग के अंदर 2 से काट लेंगे तो पहले तो ये बनेगा 2100, और कुछ मेरे हिसाब से देखो ज़्यादा पता नहीं चले तो आई थिंक 4 से भी आप काट सकते थे, है ना। अब मुझे नहीं पता है कि देखो ये हो सकता है कि कहीं 21 से भी जा रहा हो, अपने को पता नहीं है। और एक बार ऑप्शन पे नज़र डालेंगे ना, तो नहीं 21 से तो नहीं जाएगा, तो पहले 4 से काटो। चलो अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो देखना 4 इंटू 2 8, 3 और 3 6 तो 84, 1 और 4 284, है ना। और ये 4 से काट लेंगे तो आधा 1050, और 1050 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 525, पक्का। चलो अब 525 में क्या होता है, तो अब देखो थोड़ा नीचे ऑप्शन पे भी ऑब्जर्वेशन करो। अच्छा लो ना, ये 525 और 284, यार खत्म हो गया, ये तो आंसर आ गया, लो खत्म, आगे काटने की जरूरत ही नहीं है। अब हो सकता है आगे कट भी ना रहा हो, मुझे नहीं पता है। डन, आई थिंक नहीं कटेगा, लो इजी हो गया। क्या बात समझ में आई? डन, ओके, बस यही आपके लिए बेस्ट होगा। आप देखो चीज़ों को सीखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। इनका सीपी और इनके एसपी का आपको रेशियो लेना था, तो बेटर यही करेंगे, क्यों फालतू में एग्जैक्ट वैल्यू निकाले, कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई बच्चा क्या करेगा पता है ना, ये 200 का 13.6% निकालेगा, फिर 200 में ऐड करेगा, ऐसा सब करोगे, क्यों फालतू में क्वेश्चन को इतना लंबा खींच रहे हो, ज़रूरत नहीं है। बोलो क्लियर, डन। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो ख़त्म ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आराम से। चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। लो ये तो ख़त्म हो गया, पूरा सेट ख़त्म। यानी देखो पहला वाला सेट था ये प्योर एकदम इजी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बना हुआ सेट था, है ना। चलो तो आते हैं नेक्स्ट में एक नए सेट के ऊपर आपके सामने है। चलो देखो, पढ़ो, समझने की ट्राई करो, फिर हम शुरू करते हैं इसको भी, है ना। कब पूछा है वो भी देख लेना आपके सामने। चलो करते हैं शुरू, देखना आराम से, पहले सेट को समझते हैं क्या लिखा है। SBI PO मेंस 2020 की एग्ज़ाम में पूछा गया सेट है आपके सामने, देखना बराबर समझने की ट्राई करना। कौन सा टॉपिक है तो आप पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। देखना मिक्सचर लग रहा है मेरे को तो। एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, डिसऑनेस्ट यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाता है ना, बेईमान, वो क्या करता है,
कुछ पानी मिलाता है दूध के अंदर और सोल्ड इट एट 3% PQR इन अ सेम ऑर्डर। और उसमें क्या करता है, कुछ प्योर मिल्क के उसमें पानी मिला देता है और उसके बाद उसको क्या करता है, 3 लोग P, Q और R को सेम ऑर्डर में, यानी जो ऑर्डर दिया है ना वही ऑर्डर में बेचेगा। यानी पहले P को बेचेगा, फिर Q को बेचेगा, फिर R को बेचेगा, ऐसे। आफ्टर मिक्सिंग द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स अ 5:1 रिस्पेक्टिवली। यानी हुआ क्या, प्योर मिल्क था, उसमें उसने पानी ऐड कर दिया और पानी ऐड करने के बाद वो मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर है ना, वो कौन से रेशियो में हो गया पता है, 5:1 के रेशियो में हो गया। ओके, द टेबल गिवन बिलो शोस हाउ द एक्सचेंज टुक प्लेस। ये टेबल क्या बताता है कि ये एक्सचेंज कैसे हुआ। एक्सचेंज का मतलब ये दूध वाले ने क्या किया है, P, Q और R को जो दिया है ना, दूध बेचा होगा, तो ये चीज़ें कैसे हो रही है उसके बारे में चीज़ें आपको टेबल में समझाई गई है। ओके, मिल्कमैन सोल्ड 120 लीटर्स टू पर्सन पी। अब मिल्कमैन ने क्या किया, सबसे पहले अपने पास जो भी मिल्क होगा ना उसमें से 120 लीटर किसको बेचा है, पी को बेचा है। देन ही एडेड 80 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 0 लीटर्स ऑफ वाटर। द सेम इज गिवन फॉर बी एंड सी। अच्छा, अब देखो टेबल के अंदर आपको क्या दिया है, ये दिया है कि शुरुआत में दूध वाले के पास जो भी मिल्क था ना उसमें से 120 लीटर उसने पर्सन पी को बेचा। देखो टेबल में आप देखो, ये शॉपकीपर ने क्या किया है, पी को 120 लीटर बेचा है। उसके बाद उसने क्या किया है, मिल्क एडेड, उसमें 80 लीटर मिल्क ऐड किया है, फिर 0 लीटर पानी ऐड किया है। और ऐसा करने के बाद में उसके पास फाइनली मिल्क कितना बचा, तो 560 मिल्क बचा है। ये फाइनल पी को देने के बाद इसने ये ऐड किया और ऐड करने के बाद इतना मिक्सचर अभी उसके पास और बचा है, बराबर। फिर वो क्या करेगा, ये जो बचा हुआ मिक्सचर होगा उसमें से अब क्या करेगा, क्यू को देगा। तो क्यू को क्या कर रहा है पता है, ये जो 560 लीटर बचा होगा ना उसमें से वाई लीटर क्यू को दे रहा है। उसके बाद उसने क्या किया, दोबारा 80 लीटर प्योर मिल्क ऐड किया, 10 लीटर पानी ऐड किया और ऐसा होने पे लास्ट में उसके पास कितना m लीटर मिल्क और बचा होगा। उसके बाद उसने क्या किया, जो बचा है उसमें से 87 लीटर आर को दे दिया और उसके बाद उसके अंदर उसने 3R लीटर मिल्क और R लीटर है वो पानी ऐड कर दिया और फाइनली उसके पास जो मिक्सचर बचा है ना वो Z बच रहा है। खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि वेरिएबल बहुत सारे दिए, Y, M, R, Z, और ये प्रॉपर सीक्वेंस में दिया है। पहले P को बेचना है, फिर कुछ चीज़ें मिलानी है, फिर R को बेचना है, फिर वापस कुछ चीज़ें मिलानी है, फिर वापस Q को बेचना है, कुछ चीज़ें मिलानी है, उसके बाद वापस R को बेचना है और उसके बाद और कुछ चीज़ें मिला के आपको फाइनली इतना मिक्सचर बनाना है। ये पूरा सीक्वेंस में दिया है, बराबर। चलो, तो पहले तो आप लोग ये सेट को थोड़ा समझने की ट्राई करो कि ये चीज़ें इसके अंदर हो रही है, बराबर। चलो, अब करेंगे कहाँ से चालू, तो इधर देखो। तो एक काम कर लेते हैं, पहले तो एक काम करो, एक आध ऐसा लगे ना तो क्वेश्चन को पढ़ो, वहाँ से आपको जजमेंट आएगा कि मैं कहाँ से कैसे चालू करूँगा, देखना, बराबर। चलो, अब इधर देखो, मैं तो इतना समझता हूँ कि शॉपकीपर के पास देखो शुरुआत में कितना मिल्क है, वो अपने को शुरुआत का मिक्सचर पता नहीं है। अब उसके पास जो भी शुरुआत में मिक्सचर होगा अपने को पता नहीं है, तो मान लेते कि सपोज उसके पास x लीटर मिक्सचर था, बराबर। और आपको ये भी पता है कि शुरुआत में जो मिक्सचर है ना उसके अंदर देखो मिल्क और वाटर है वो 5:1 के रेशियो में है। तो इसके अंदर मिल्क और वाटर है ना वो 5:1 के रेशियो में है, बराबर समझना। अब इसमें से उसने क्या किया, 120 लीटर किसको दे दिया, P को दे दिया, तो x में से 120 लीटर गया। उसके बाद उसने क्या किया, यही मिक्सचर में 80 और 0, तो 80 लीटर मिल्क ऐड किया है और पानी है वो 0 लीटर ऐड किया है। तो ऐसा करने के बाद कितना बच रहा है, तो ऐसा करने के बाद लास्ट में 560 लीटर मिल्क बच रहा है। तो आप बोलोगे सर ऐसा करने का फ़ायदा क्या होगा, तो ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको सबसे पहले यहाँ से क्या पता चलेगा पता है, कि दूध वाले के पास शुरुआत में कितना मिक्सचर था। बात समझ में आ गई, शुरुआत में कितना मिक्सचर था वो आपको पता चल जाएगा। तो कितना चाहेगा बोलो, तो एक काम कर ले, ये देखो -120 में 80 जोड़ेंगे, -40 सामने ले लेंगे तो x का वैल्यू है ना वो 600 आएगा। यानी इनसे आपको क्या पता चला कि दूध वाले के पास शुरुआत के अंदर टोटल कितना पता है, 600 लीटर का मिक्सचर होगा जिसमें मिल्क वाटर 5:1 के रेशियो में है। यानी कि 500 लीटर उसने प्योर मिल्क मिलाया होगा और उसके अंदर उसने 100 लीटर पानी मिलाया होगा।
बात समझ में आ गई। यानी कि इनिशियली ये भाई 600 लीटर लेके उसने ये अपने बिजनेस को चालू किया होगा, मैं ऐसा मान सकता हूं। पहले तो समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिन बच्चे को मिक्सचर का कंसेप्ट पूरा आता होगा वही सेट को कर पाएगा, बाकी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बराबर। अब जरूरी नहीं है ये करना। कोई बच्चा देखो बहुत लॉजिकली शार्प है तो इनको देख के भी सोच सकता था। इधर देखो, लास्ट में 560 बचा। कब बचा? जब उसमें मैंने 80 और 0 यानी 80 ऐड किया। तो ये ऐड करने के पहले 480 बचा होगा। और 480 कब बचा है? जब उसने 120 किसको दिया है? पी को दिया है। यानी शुरुआत में कितना लेके बैठा होगा? 480 प्लस 120, 600 लेके बैठा होगा। अगर आप ऐसे भी सोचते हो ना तो भी हो जाएगा, बट ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, मान लो कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे अपने दिमाग को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना है, तो वो ऐसा सोच के करेगा तो भी चलेगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। इतना तो सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? देखो अब हुआ कितना? 560 लीटर आपके पास बचा है। तो पहले तो जो बचा है ना उसके अंदर पहले तो मिल्क वाटर का थोड़ा संभालने की ट्राई करो। देखो 600 में से 120 इसको दे दिया, बराबर समझना। तो 600 में से अगर 120 उसने बेच दिया तो बचेगा कितना? तो आप बोलोगे देखते जाना 480 बचेगा, बराबर समझ लेना। अब ये 480 जो बचेगा उसमें रेशियो कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 5:1 का रेशियो होगा, बराबर समझने की ट्राई करना। तो ये 480 में मिल्क और वाटर कितना होगा वो मैं ढूंढ सकता हूं। आप बोलोगे हाँ। रेशियो का टोटल आएगा 6, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का वैल्यू बनेगा कितना? 80। तो 80 इंटू 5 कितना? प्योर मिल्क 400 होगा और प्योर पानी होगा ना वो 80 होगा। ये कब? पी को देने के बाद जो मिक्सचर बचेगा उसमें। उसके बाद इसने क्या किया? तो इसमें 80 लीटर मिल्क को ऐड किया है। तो इसमें 80 लीटर मिल्क ऐड करेंगे और पानी तो 0 ऐड कर रहा है, यानी पानी 80 का 80 रहेगा, लेकिन मिल्क है ना वो 480 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप देखोगे ना तो 560 हो गया, देख लो ना। तो इसका मतलब ये 560 के अंदर सुनना, मिल्क और वाटर अब कौन से रेशियो में होंगे पता है? पहले 5:1 के रेशियो में थे, अब 5:1 का रेशियो नहीं होगा। तो 480 और 80 का रेशियो निकालोगे, 0 0 कैंसल, 8 से काटेंगे तो 6। यानी अब जो क्यू को जो मिल्क बेचेगा ना, क्यू को जो बेचेगा ना उसके अंदर मिल्क और वाटर है ना वो 6:1 के रेशियो में होगा। इतना पहले समझ में आया? आप बोलोगे सर हाँ, इनिशियली 5:1 का रेशियो था, तो पी को बेचा तब 5:1 का रेशियो था, लेकिन क्यू को जब बेचेगा ना तब ये रेशियो 6:1 का होगा। और अभी दूध वाले के पास कितना मिक्सचर है? तो आप बोलोगे सर 560 लीटर बचा है। अब इसमें से ये वाई क्या करता है? वाई लीटर किसको देता है? क्यू को देता है। चलो तो एक काम करो, उसको भी मैं साथ में बनाने की ट्राई करता हूं। देखो पहले पूरे सेट को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक ये चीजें नहीं मिलेगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। चलो तो अब मैं क्या करूं बताओ। तो एक काम कर ले, देखो अब इसने क्या किया, ये टोटल कितना था? 480 था और ये 80, 560। अब ये 560 में से वाई लीटर उसने क्या किया? क्यू को बेच दिया। तो अब उसके पास कितना मिल्क बचेगा पता है? तो अब देखो मिल्क लेफ्ट कितना होगा वो मैं ढूंढ सकता हूं, और पानी कितना बचेगा वो मैं ढूंढ सकता हूं। आप बोलोगे सर हाँ, कैसे ढूंढेंगे? तो उसके पास देखो मिल्क था 480, बराबर। अब अपने को पता है कि जो वाई लीटर बेचेगा, तो जो वाई लीटर बेचेगा उसके अंदर मिल्क और वाटर कौन से रेशियो में होगा? तो आप जानते हो वो 6:1 के रेशियो में होगा। तो ये जो वाई लीटर बेच देगा ना उसके अंदर प्योर मिल्क कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये वाई लीटर के अंदर प्योर मिल्क कितना होगा? तो आप बोलोगे सर वाई डिवाइड में रेशियो का टोटल 7 × 6 ये मिल्क होगा, और पानी कितना होगा? तो वाई डिवाइड बाई 7 × 1 ये आपका पानी होगा। डन। चलो तो अभी देखो यहां 560 के अंदर 480 ये है और 80 ये है। अब आप लोग क्या करोगे? वाई लीटर है ना वो क्यू को बेच दोगे, तो उसके बाद कितना मिल्क और पानी बचेगा वो मैं ढूंढ सकता हूं। तो मिल्क में से मिल्क को माइनस कर दो और पानी में से पानी को माइनस कर दो। तो 480 में से मिल्क कितना बाहर जाएगा? तो आप बोलोगे सर 6y/7 मिल्क बाहर जाएगा, और पानी कितना बाहर जाएगा? y/7। तो इतना प्योर मिल्क और इतना प्योर पानी है ना वो अभी क्या होगा? वो अभी मिक्सचर में बचेगा। कब? क्यू को वाई लीटर देने के बाद। अब ऐसा इसलिए किया
क्योंकि इसके बाद आपको क्या करना है, उसमें 80 लीटर मिल्क और 10 लीटर पानी है ना, वो ऐड करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो इसके अंदर ये 80 ऐड करूँगा और ये 10 ऐड करूँगा। तो ये आपको जो नया मिक्सचर मिलेगा ना, उसमें मिल्क और पानी कितना होगा ना, वो पता चल जाएगा। क्लियर? चलो आगे पढ़ो। और ये जो टोटल है ना, वो आपको m दे के रखा है। तो ये दोनों का अगर मैं जोड़ूंगा ना, तो वो m मिलेगा। बट अब दिक्कत क्या है कि यहाँ से अब मुझे नहीं लग रहा है मैं आगे बढ़ पाऊंगा। उसके पीछे का रीज़न, मेरे पास m भी नहीं है और मेरे पास y भी नहीं है। तो इतना करके एक काम करो, अब छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा। देख लो आपके सामने है ना। इतना समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। ओके, देखना बहुत बेसिक तरीके से हम इनको निपटाने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मेंस का सेट है और SBI PO है, तो डेफिनेटली इज्जत देना पड़ेगा सेट को, है ना। चलो, तो अब बेटर है आप क्या करो, इतना करके छोड़ लो, क्योंकि अब जो होगा ना वो अब यहाँ से तो आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब इनको आगे सॉल्व करना है तो आपके पास कोई और डेटा होना चाहिए, जबकि अभी अपने पास कुछ है नहीं। तो ऐसे सिनारियो में आप क्या समझोगे कि इसका जो डेटा होगा ना, अब एग्जामिनर ने क्या किया होगा पता, क्वेश्चन में दे के रखा होगा, बराबर। तो वहीं से सॉल्व करेंगे, बराबर। चलो, तो अब पहले सीधे क्वेश्चंस पे नजर डालते। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। इफ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर राइट बिफोर सेलिंग टू P वॉज X लीटर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अच्छा, क्या बोला है, P को बेचने से पहले जो मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी आपको निकालनी है शुरुआत में। तो P को बेचने से पहले कितनी थी, 600 लीटर थी ना। खत्म, X का वैल्यू 600। लो, ये तो आंसर भी टिक मारा है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, डन। ये तो बहुत इजी हो गया, देख लो, खत्म। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पहला क्वेश्चन सबसे इजी। ओके, चलो, ये तो आंसर मस्त आ गया। देखो, मुझे तो लग रहा पहला क्वेश्चन सबसे इजी इन्होंने दिया था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते जाना, समझना। आंसर तो आई थिंक टिक लगाए हुए, पता नहीं आंसर कैसे टिक मारे हुए, सब में लगाए नहीं, ये 1-2 क्वेश्चन में लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलेगा, डोंट वरी, है ना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखो क्या बोला है। रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर विथ मिल्कमैन हैज जस्ट बिफोर सेलिंग टू R is 25:4। अच्छा, देखो, जस्ट बिफोर सेलिंग टू इट R, यानी देखो Q को बेचने के बाद उसके पास इतना बचा होगा ना, तो ये जो बचा है ना, उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो है ना, वो 25:4 इन्होंने दे के रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखो डेफिनेटली आप क्या करोगे, तो अभी हमने जो कैलकुलेशन किया है ना, क्या, तो Q को देने के बाद जो बचेगा वो मिल्क इतना होगा और पानी इतना बचेगा। तो इन दोनों का जो रेशियो है ना, ये क्वेश्चन में इन्होंने दे के रखा है। कितना दे के रखा है, 25:4 दिया है। चलो, तो एक काम करूं, मैं अगले वाले पे जाके इनका रेशियो बना दूं। तो 480 में 80 जोड़ो, 560, देखते जाना, है ना। तो ये लिखेंगे 560 माइनस का कितना, 6y/7, देखते जाना। ये पूरे के डिवाइड में कितना है, तो आप बोलोगे सर 80 और 10 90, 90 माइनस y/7, देखते जाना। तो 90 माइनस y/7, और ये इसका जो वैल्यू है ना, दिस इज गिवन 25/4। क्या बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। तो एक काम करो, इनको सॉल्व कर दो फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो मुझे पहले तो इतना पता चल रहा है कि आपको y का वैल्यू मिलेगा, और y मिल जाएगा ना, तो डेफिनेटली वहां से आप m का वैल्यू आराम से ढूंढ लोगे। ओके, चलो, तो फटाफट एक बार ढूंढ लेते हैं, देखते जाना। चलो, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 का 4 गुना, तो 56 का डबल 112 का डबल 224, 2240, देखते जाना। माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, तो 24y के नीचे कितना आएगा, आप बोलोगे सर 7 आएगा। दिस इज इक्वल टू 25 × 90, तो ये बनेगा 225, यानी 2250, माइनस 25y के नीचे कितना बनेगा, 7। ओके, चलो, अब 24y/7 है और 25y/7 है, तो 25 माइनस वाला इधर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 25 में से 24 जाएगा, तो आई थिंक ये बनेगा y/7, है ना। तो y/7 का वैल्यू कितना होगा, तो 2250 में से 2240 जाएगा तो 10 बनेगा, यानी पक्का हो गया कि जो y का वैल्यू होगा दैट इज नथिंग, दैट इज 70। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे बराबर है। चलो देखो, y आपको कितना मिला, आप बोलोगे सर 70 मिल गया। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो आपको कितना आराम से क्या मिलेगा, कितना मिलेगा पता है, कि मिल्क कितना बचा होगा,
है ना। और पानी कितना बचा होगा वो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। इधर देखो कैसे निकाल दे, तो इधर भी रख दोगे ना तो भी चलेगा। बात समझ में आ रही है। चलो तो अगर मैं y का वैल्यू 70 रख दूं तो 560 में से 60 जाएगा तो ये बनेगा 500 पक्का। और इधर y का वैल्यू 70 रखेंगे तो 10, तो ये 10 जाएगा तो 80, यानी ये टोटल होगा ना वो 580 होगा। यानी इतना तो पता चल गया है कि ये जो m का वैल्यू है दैट इज नथिंग, दैट वुड बी द 580। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? डन, पक्का। अब देखो खत्म। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर विच अ मिल्कमैन has just before selling it to R is 25, then find the quantity of mixture milkman has just before selling it to R। तो R को बेचने से पहले मिल्कमैन के पास कितना क्वांटिटी है, यानी कि M ढूंढना है। 580, खत्म, आंसर आ गया। देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। बोलो क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया? आप बोलोगे बराबर है। अब एक काम करो, अब देखो थोड़ा आगे और चलते हैं। ये क्वेश्चन में आपको देखो आराम से, ये क्वेश्चन का यूज करके आपको क्या मिल गया, क्या मिल गया? तो आप बोलोगे सर हमें क्यू मिल गया, सॉरी एम की वैल्यू मिल गई। ओके चलो अब चलते थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इज 427 लीटर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो आपको क्या बोला है, आर का वैल्यू निकालना है, बराबर। यूज द डेटा फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा, आपको प्रीवियस क्वेश्चन का डेटा यूज करना है, ऐसा इन्होंने क्लियर बोल के रखा है, बराबर। चलो तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पता है कि m, प्रीवियस क्वेश्चन के अगर मैं डेटा का यूज करता हूं तो वहां से मुझे क्या पता चल रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि सर m का वैल्यू है ना वो 580 है। देखते जाना, बराबर। ये डेटा का यूज करके आपको r का वैल्यू निकालना है। चलो अब इधर देखो, पहले तो ये 580 के अंदर आपको पता है कि मिल्क और वाटर कौन से रेशियो में है। तो ये 580 में मिल्क और वाटर है ना वो कौन से रेशियो में है, तो आप बोलोगे सर 25 और 4 के रेशियो में है। यहां भी दिया है, और मान लो ये ना करना हो तो इनका भी रेशियो निकालोगे ना, मिल्क और वाटर का 0-0 जाएगा तो वो 25 और 4 के रेशियो में। यानी इतना पता है कि 580 में 500 मिल्क है और पानी 80 है। देखते जाना, है ना। ये 580 है ना, उसमें 500 आपका मिल्क है और पानी है वो 80 है। अब आपने ये 580 में से क्या किया, 87 है वो आर को बेच दिया। तो ये जो बेचेंगे उसके अंदर मिल्क वाटर कौन से रेशियो में होंगे, तो आप बोलोगे सर ये 87 लीटर जो बेचेंगे ना तो इसके अंदर भी मिल्क और वाटर कौन से रेशियो में होंगे, तो आप बोलोगे सर 25:4 के रेशियो में ही होंगे। कॉमन सेंस वाली बात है, यही रेशियो में होंगे ना। यस, जो बचा है, जो ओरिजिनल में जो रेशियो होगा वही बेचा होगा उसमें होगा ना। तो अगर मैं 87 को 25:4 के रेशियो में बांटूंगा तो रेशियो का टोटल बनेगा 29। तो 87 को 29 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू 3 बनेगी, तो 25 पार्ट की वैल्यू 75 बनेगी, और 4 पार्ट की वैल्यू है ना वो 12 बनेगी। यानी ये जो 87 लीटर बेच रहे हैं ना उसमें 75 लीटर प्योर मिल्क होगा और 12 लीटर है ना वो पानी होगा। तो प्योर मिल्क 500 है, उसमें से 75 घटा दो, और ये प्योर पानी 80 है, उसमें से 12 घटा दो। तो अभी मिक्सचर में इतना प्योर मिल्क और इतना पानी बचा होगा। उसके बाद हमने क्या किया, 3R लीटर मिल्क और R लीटर पानी ऐड किया। तो अब क्या करेंगे, इसमें 3R ऐड करो और इसमें R ऐड करो, पक्का। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 425 + 3R हो गया, और ये कितना होगा, तो ये बनेगा 68 + R। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, तो अब देखो क्वेश्चन के अंदर पढ़ो। आपको ऐसा बोला है कि जो हमारा फाइनल मिक्सचर आएगा, तो फाइनल मिक्सचर कौन सा होगा, इतना बेच दिया, उसके बाद हमने 3R और R ऐड कर दिया, तो अब जो आएगा वो फाइनल मिक्सचर है। तो ये मेरा फाइनल मिक्सचर है। तो फाइनल मिक्सचर के अंदर मिल्क वाटर का डिफरेंस दिया है कितना, 427। इसका मतलब क्या होना, इसका मतलब ये होना इसका और इसका जो डिफरेंस है ना दैट इज गिवन, ये आपको दे के रखा है वो 427 है। चलो तो मैं क्या करूंगा, तो कॉमन सेंस है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये बड़ा वैल्यू है ये छोटा वैल्यू है। चलो तो 425 में से एक काम करो, 425 में से 68 को माइनस करेंगे, प्लस 3R में से R जाएगा तो 2R, और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे के रखा है वो 427 है। देख लो ना, आप बोलोगे बराबर। चलो फटाफट कैलकुलेशन करें।
427 में से 425 जाएगा तो 2 बचेगा, और 68 को सामने ले लेंगे तो प्लस 68 होगा, तो 68 और 2 आप बोलोगे सर 70, तो 70 का वैल्यू बनेगा 2r, तो r बराबर कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 35 बनेगा। तो मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, खत्म हो गया, आंसर 35। बताओ क्या बात समझ में आ गई? यानी देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। बराबर r आपको कितना मिला, आप बोलोगे सर 35 मिल गया। अब अगर आपको r मिल गया ना, तो यहां से आप z का वैल्यू भी आराम से ढूंढ सकते हो। z कैसे मिलेगा, तो z है वो आपका फाइनल मिक्सचर है, तो फाइनल मिक्सचर कैसे ढूंढेंगे, तो देखो इधर देखो आपके पास ये फाइनल, तो फाइनल मिक्सचर कितना होगा, इन दोनों का टोटल होगा। तो अगर आपको z का वैल्यू ढूंढना है तो आराम से मिलेगा। चलो एक काम करो, इसमें 68 को जोड़ देंगे तो ये बनेगा 493, है ना। तो 493 के अंदर आपको क्या करना है, 3r प्लस r यानी कि 4r को जोड़ देना है। तो 493 है, उसके अंदर में 4r की वैल्यू जोड़ दूंगा, तो 35 इंटू 4 140, 140 को जोड़ देंगे तो 640 में से 7 जाएगा, तो आई थिंक ये बनेगा 633। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? डन, खत्म। तो अगर आपको कोई पूछ लेते z का वैल्यू निकालो, तो आपका z का वैल्यू बनता 633। अगर यही डेटा को मैं यूज करता हूं तो बराबर, जबकि पूछा नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। बोलो क्लियर, डन। चलते हैं नेक्स्ट में नए क्वेश्चन के ऊपर क्या बोला है। लो ये तो खत्म हो गया। यानी देख लो कितना बढ़िया सा एक सेट आपको दिया था जिसमें 3 क्वेश्चन दिए थे, और पीओ मेंस के क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस होंगे ना। तो आपको पता है ना पीओ की मेंस एग्जाम में 35 क्वेश्चन होते हैं जिसका वेटेज 60 मार्क्स होता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन होंगे वो 2-2 मार्क्स के होते हैं, और 10 क्वेश्चन होते हैं ना वो 1-1 मार्क्स के होते हैं। तो 25 और 10 टोटल 35 क्वेश्चन होंगे, और 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं तो 25 इंटू 2 50 मार्क्स उसके हो गए, और 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स उसके हो गए, तो 50 और 10 टोटल 60 मार्क्स होगा। यानी ये जो सेट में क्वेश्चन है ना, ये सारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ सॉल्व करोगे ना, तो मुझे लग रहा है चीज़ें आप बहुत आसानी से निकालोगे। आपके सामने देख लो। बोलो क्लियर। फंडामेंटली आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए देखो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कंसेप्ट में, थोड़ा बिलीव करो। थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा कभी कभी क्वेश्चन बिठाने में, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है, पर अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, फंडामेंटल्स क्लियर है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कभी डाउट्स आएगा। आप बहुत ईजीली सेट को बनाओगे। एक क्वेश्चन ये अच्छा था, पूछना चाहिए था इनको एक क्वेश्चन और, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, और ऐसा बोल देना चाहिए था, यूज द डेटा फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चंस, पक्का बना था। बोलो क्लियर, डन, बात समझ में आ गई, बस खत्म, और कुछ भी नहीं है। चलो क्या करें, बढ़े आगे। पक्का उम्मीद कर रहा हूं ये वाला सेट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। आइए एक और क्वेश्चन, चलो पढ़ो, पहले समझो, देख लो कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, और फिर हम इनको भी शुरू करते बहुत आराम से, है ना, बिल्कुल डरना नहीं है। कब पूछा गया है देख लो। अगेन SBI PO मेंस 2017 की एग्ज़ाम में पूछा गया सेट है। ये 17, 18, 19 ये 2-3 साल ऐसे थे ना, उसके अंदर बहुत सारी एग्जामिनेशन के अंदर ये एरिथमेटिक के चैप्टर्स के ऊपर काफ़ी DI बने थे। बराबर, चलो इधर देखना। और मुझे तो याद है ना, ये 2017 का जो SBI PO मेंस का पेपर था ना, 35 में से 35 के 35 क्वेश्चन DI के थे। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बार पेपर देखना, प्रीवियस ईयर 2017 SBI PO मेंस, और उसमें से लगभग 90% सेट किसके थे पता है, एरिथमेटिक DI के थे। यानी आप समझो कितना एरिथमेटिक पे फोकस किया है, और पूरा पेपर है वो DI के फॉर्म में था। एक सेट ये था टाइम एंड वर्क का, मुझे याद है, एक सेट प्रोबेबिलिटी का था, एक सेट प्रॉफिट एंड लॉस का था, एक सेट बोट एंड स्ट्रीम का था, एक सेट पार्टनरशिप का था,
पूरे पेपर में एरिथमेटिक बेस्ड डीआई, है ना, 2017 की बात हो रही है। चलो तो उसी में से ये एक सेट लिया है, देखना, बराबर पढ़ना समझना। कौन सा टॉपिक है? टाइम एंड वर्क, इतना तो आपको दिख रहा है। पढ़ो क्या लिखा है। ए बी सी डी एंड ई आर द 5 पर्सन्स एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ जॉब एक्स। जॉब एक्स को कंप्लीट करने के लिए हमने कितने, आप बोलोगे सर 5 आदमी को लगाया है जॉब एक्स को कंप्लीट करने में। लाइन ग्राफ शोज द डेटा रिगार्डिंग द टाइम टेकन बाय दिस पर्सन्स टू कंप्लीट अ जॉब एक्स। अच्छा, लाइन ग्राफ क्या बताता है कि 5 अलग अलग पर्सन है ना, वो जॉब एक्स को कंप्लीट करने में कितना समय लेते हैं। जैसे ए है ना, वो जॉब एक्स को कंप्लीट करने में 10 दिन लेता है, बी 12 दिन लेता है, सी 15 दिन लेता है, डी 18 दिन लेता है और ई 20 दिन लेता है। ओके। टेबल 2, टेबल दूसरा है ना, वो क्या बताता है? एक्चुअल टाइम फॉर विच एवरी वन ऑफ देम वर्कड ऑन अ जॉब एक्स। अच्छा, ये टेबल क्या बताता है? एक्चुअल टाइम बताता है कि जॉब एक्स के ऊपर हर लोगों ने कितने दिन तक काम किया है ना, वो बता रहा है। जैसे इधर देखो, ये जॉब एक्स का टेबल है, ध्यान रखना है ना। जॉब एक्स के लिए, जॉब एक्स को कंप्लीट करने के लिए देखो हर लोगों ने कितना कितना समय लिया है ना, उसका डेटा है। यानी जॉब एक्स के ऊपर पहले वाले ए पर्सन ने 2 दिन काम किया है, बी का डेटा नहीं है, सी ने 3 दिन काम किया है, डी का डेटा नहीं है, ई ने 2 दिन काम किया है। देख, कुछ डेटा आपके पास नहीं है, छोड़ो, बराबर। चलो और कुछ। अब देखो इसमें नोट दे के रखी है, तो पहले नोट को पढ़ लेते हैं। ऑल द पर्सन्स वर्कड ऑन अ जॉब एक्स फॉर अ होल नंबर ऑफ डेज। अच्छा, जॉब एक्स के ऊपर जितने भी लोगों ने काम किया है ना, तो 5 लोगों ने काम किया, और उसके जो नंबर ऑफ डेज है, काम करने के जो नंबर ऑफ डेज है ना, होल नंबर से। और वैसे भी देखो ना, ये होल नंबर ही तो दिए, तो ये जो 2 वैल्यू नहीं दी है ना, तो ये भी होल नंबर ही होने चाहिए, ऐसा मुझे पता चल रहा है नोट से। ओके, चलो पहली नोट खत्म। दूसरे में 2 जॉब्स y एंड z आर सिमिलर टू जॉब x। अच्छा, 2 और जॉब है y और z, वो किसके सिमिलर है? जॉब x के सिमिलर है, देखना। एंड रिक्वायर द सेम एफर्ट एज रिक्वायर्ड बाय जॉब x। और उसको कंप्लीट करने में कितने एफर्ट की जरूरत है? जितने एफर्ट्स जॉब एक्स को कंप्लीट करने में चाहिए। यानी आप ऐसा मान के चलिए, जॉब एक्स जितना है ना, वहीं आपका जॉब वाई भी होगा और वैसा ही आपका जॉब जेड होगा। यानी तीन जॉब है ना, वो सेम है, सेम एफर्ट चाहिए। इसका मतलब क्या समझेंगे? अगर जॉब एक्स को कंप्लीट करने में मान लो 50 दिन लग रहे हैं, तो वाई और जेड को कंप्लीट करने में भी 50 दिन ही लग रहे होंगे, है ना। यानी इनसे मैं ऐसा समझ लूंगा कि y और z है ना, वो दोनों सिमिलर जॉब है, x जैसा ही। यानी इतना समझ के चलो, तीन वर्क है ना, वो सेम है, x वर्क, y वर्क और z वर्क, ये तीन में जो काम करना है वो सेम है। अब काम सेम करना है तो डेफिनेटली उनके लिए जो एफर्ट्स की जरूरत है वो भी सेम होगी। इतना आपको समझना पड़ेगा, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डन? आप बोलोगे सर बराबर है, बस और तो हमारे पास कुछ है नहीं, बराबर। चलो तो अब क्या करते, एक काम करते, पहले थोड़ा क्वेश्चंस को एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि इन दोनों के बारे में तो अभी अपने को राइट नाउ कुछ पता चलेगा नहीं। चलो तो पहले एक काम करो, पढ़ते क्वेश्चन में क्या लिखा। ए एंड सी वर्कड ऑन अ जॉब वाई, वर्किंग अल्टरनेटली फॉर 10 डेज। अल्टरनेटली वर्क कर रहे और 10 दिन काम करे, इसका मतलब ए ने भी 5 दिन काम किया होगा और सी ने भी 5 दिन काम किया होगा। किसके ऊपर? जॉब वाई के ऊपर। बी एंड डी देन वर्कड टुगेदर, उसके बाद बी और डी दोनों साथ में मिलके काम करे, कितने दिन तक? x दिन तक। ओके। इफ 1/36 ऑफ द जॉब वॉज स्टिल रिमेंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। उसके बावजूद भी क्या हुआ? 1/36 जॉब है ना, वो अभी भी बाकी बचा है, तो आपको बोला है x का वैल्यू निकालो। चलो तो बोलो क्या करेंगे बताओ, और कुछ भी आपके पास सेट में नहीं है। तो अब देखो, पहला तो काम क्या करे, एक काम कर ले, पहले तो क्या करूं मैं, जॉब एक्स है ना, उसकी वैल्यू ढूंढूं। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखो याद करो, टाइम एंड वर्क आप बहुत अच्छे से पढ़े हो। अब टाइम एंड वर्क में आपको एक चीज़ पता है कि कोई एक जॉब एक्स को कंप्लीट करने में ये 5 लोगों को इतने इतने दिन लग रहे हैं। तो अगर मैं ये 5 का एलसीएम ले लूँ, तो उसी को हम क्या करें, टोटल वर्क मान ले। क्या मैं ये 5 के एलसीएम को ही टोटल वर्क मान सकता हूँ ना? याद करो, भूल गए हो यार आप लोग हैं।
हम ऐसा ही तो करते थे। इधर देखो मैं आपको बताता हूँ, इसके 10 दिन है, इसके 12 दिन है, कुछ याद आ रहा है? उसके बाद इसके 15 दिन है, 18 दिन है और 20 दिन है। 15 दिन है, ये 18 दिन है और ये 20 दिन है। ये सबके नंबर ऑफ डेज है, बराबर। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये सबका एलसीएम होगा, वो मेरा टोटल वर्क होगा। चलो तो ये सबका एलसीएम ले ले। अब देखो एलसीएम कैसे लेंगे। चलो तो एलसीएम लेना हो तो बेस्ट तरीका क्या होगा, इधर देखो ये 10 है, वो ऑलरेडी है ना 20 का फैक्टर है, तो 10 को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, बराबर। तो मैं एलसीएम किसका लूंगा, तो आप बोलोगे आप एलसीएम सब 12 का ले लो, 15 का ले लो, 18 का ले लो और 20 का, ये 4 का ही लेंगे। 10 का लेना नहीं है क्योंकि 10 ऑलरेडी 20 में आ जाएगा। देखो मैंने एलसीएम लेना बहुत डिटेल में सिखाया है। अब चारों चार में कुछ कॉमन नहीं है, तो आप क्या करो, तो कोई भी 2 या 3 में कुछ कॉमन देखो। तो एक काम करो, इधर देखो ये 15 और 20 को देख के मुझे दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है, तो पहले 5 को बाहर निकालो। तो 12 एज इट इज़ रहेगा, ये 5 बाहर जाएगा तो 3 बचेगा, ये 18 एज इट इज़ रहेगा और 5 बाहर जाएगा तो ये 4 बचेगा। अब क्या करें, तो अब इसके अंदर देखो दोबारा, तो इसमें देखेंगे ना तो 3 अगेन है, वो 12 का फैक्टर है तो 3 को हटा दो। 4 है वो भी 12 का फैक्टर है तो 4 को भी हटा दो। तो अब बचा कौन है, तो 12 और 18 का एलसीएम लेना है। तो 12 और 18 में देखो 6 कॉमन है, तो 6 को बाहर निकाल दो, तो अंदर बचेगा 2,3। अब 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये सबका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 6 × 5 30, 30 × 6, तो आप बोलोगे सर 180। तो 180 हमारा क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क। डन, आप बोलोगे बराबर। तो एक काम कर लेते हैं ना, बैक चलते हैं, यहाँ पर क्यों लिखे, अगर हाँ लिखना हो तो चलो, ये सबका टोटल वर्क आपको पता चला 180 टोटल वर्क है। अब ये 10 दिन में काम करेगा तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, आप बोलोगे सर 18। ये 180 12 दिन में करेगा तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा 15। ये 180 15 दिन में करेगा तो इसका एफिशिएंसी आएगा 12। 180 18 दिन में करेगा तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 10। और 180 20 दिन में करेगा तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा 9। 20 × 9 180, 18 × 10 180, 15 × 12 180, 12 × 15 180, 10 × 18 180। देख लो खत्म। पांचों 5 की आपको एफिशिएंसी मिल गई, बराबर। और ये आपका टोटल वर्क, और टोटल वर्क को ही मैं क्या करूंगा, एज ए जॉब एक्स मानूंगा। समझ में आया। और आपको एक चीज ये भी तो पता है कि जॉब एक्स है ना, उसके सिमिलर वाई और जेड है। इसका मतलब जॉब वाई है वो भी 180 होगा और जॉब जेड है वो भी 180 होगा पक्का। ये नोट से इतना पता चल रहा है क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, एक्स जितनी है, बराबर। चलो तो इतना तो सबको समझ में आ गया है, आप बोलोगे बराबर है। तो अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, तो टोटल आपको पता है ना, टोटल हमारा काम कितना है 180 है। चलो अब ए और सी दोनों ने वाई के ऊपर काम किया है, तो जॉब वाई हमारा कितना है, तो आप बोलोगे सर देखो टोटल वर्क 180 है, ये 180 आपका टोटल वर्क है। अब देखो ये सबका एफिशिएंसी आपको लिखना हो तो लिख दो, 180 डिवाइड में 10 करेंगे तो इसका एफिशिएंसी 18 आएगा। इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, आप बोलोगे 15 आएगा। इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, आप बोलोगे 12 आएगा। इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, 10 आएगा। और इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, आप बोलोगे 9 आएगा। ये पांचों 5 की एफिशिएंसी आ गई, देख लो। इतना आपको समझ में आ गया। अब इधर देखो, ए और सी दोनों ने जॉब वाई के ऊपर अल्टरनेटली 10 दिन काम किया है। इसका मतलब ए ने भी 5 दिन काम किया होगा और सी ने भी 5 दिन काम किया होगा, तो ए के भी 5 दिन होंगे और सी के भी 5 दिन होंगे। चलो तो मुझे बताओ ये दोनों मिलके 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो ये 18 × 5 90 काम करेंगे, प्लस ये कितना काम करेंगे, तो 12 × 5 60 काम करेंगे, प्लस चलो ये हो गया। उसके बाद बोला है कि बी और डी दोनों मिलके कितने x दिन तक काम करेंगे। चलो तो बी का एफिशिएंसी 15 है, डी का 10 है, तो दोनों मिलके एक दिन में 25 काम करेंगे, तो x दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बोलोगे सर 25x काम करेंगे। डन है, तो आप बोलोगे बराबर। अब आगे क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि इतना करने के बाद भी क्या हुआ कि 1/36 ऑफ द जॉब, यानी कि जो भी पूरा जॉब है ना उसका 1/36। तो जॉब मेरा 180 है ना, तो 180 का 1/36 अगर निकालेंगे तो 36 से जाएगा 5, यानी कि 5 काम अभी भी बाकी है। तो इसका मतलब ये जो हो गया है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 175 होगा।
बात समझ में आ गई। टोटल वर्क मेरा अभी तक 175 हो गया है, तो आपको बोला है x का वैल्यू निकालो, खत्म। चलो 90 और 60 150, 150 को सामने ले लेंगे तो माइनस कर देंगे, तो 25, x का वैल्यू कितना आएगा 25, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 1। इज इट क्लियर? तो हमें क्वेश्चन में यही तो पूछा है, x का वैल्यू निकालो, तो आपका आंसर कितना बनेगा 1 डे बनेगा, खत्म। बहुत बढ़िया सेट है, बताओ इज इट क्लियर? आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल बराबर है, बस यही समझना है सबसे बेस्ट पार्ट है सेट का, बराबर। चलो अब आप लोग मुझे ये बोलोगे, मुझे पता है कि बच्चा एक नॉर्मली यहाँ पर जनरल क्वेश्चन करता है, क्या करता है सर, ये तो जॉब एक्स का समय दिया है ना, तो वाई और जेड के लिए तो आप लोग ये नोट को पढ़ो ना, तो जॉब वाई और जेड है ना वो एक्स के सिमिलर है, यानी जितना एक्स का काम है उतना ही काम वाई और जेड का है, और उनके लिए सेम एफर्ट चाहिए जितने एफर्ट्स आपको जॉब एक्स में डालने हैं। इसका मतलब दोनों काम सेम है ना, तो जॉब एक्स को करने में ये लोगों को जितना समय लगेगा ना उतना ही समय जॉब वाई के लिए भी लगेगा और जेड के लिए भी लगेगा, क्योंकि जॉब भी सेम है और एफर्ट्स भी सेम चाहिए। बात समझ में आ गई? डन। यहां मान लो 50 लड्डू बनाने हैं ना जॉब एक्स में, तो वाई और जेड में भी आपको 50-50 लड्डू ही बनाने हैं, तो सीधा है ना, वर्क सेम होगा तो एफर्ट्स भी सेम रहेगी, एफिशिएंसी भी सबकी सेम रहेगी, सबके नंबर ऑफ डेज भी सेम रहेंगे। बात समझ में आ गई? यस। यानी जॉब एक्स का जो डेटा है ना वही सेम डेटा को मैं वाई और जेड के लिए ये सेट में यूज कर सकता हूं, इतना मुझे आपको समझाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट थी, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अब आप बोलोगे सर टेबल, तो टेबल की अभी तक अपने को जरूरत पड़ी नहीं है, तो जाने दो, क्यों टेंशन ले रहे हो, जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। और टेबल की जरूरत कब पड़ेगी पता है, ये पर्टिकुलर जॉब एक्स के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, जॉब वाई और जेड के लिए ये टेबल है वो जॉब एक्स का है। देखो, टेबल टू शोज द एक्चुअल टाइम फॉर विच एवरी वन ऑफ देम वर्कड ऑन अ जॉब एक्स। जॉब एक्स के ऊपर एक्चुअल में सब लोगों ने कितना समय काम किया है ना उसका डेटा है, तो वाई जेड में ये काम नहीं लगेगा, है ना। चलो आप बोलोगे सर बराबर है, तो पहला क्वेश्चन आई थिंक उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया, बस और कुछ इसके अंदर है नहीं। चलो आइए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, ये आपके लिए था, जरूरत नहीं थी बट मैंने समझा दिया डिटेल में। आइए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर क्या बोला है, ई वर्कड ऑन जॉब एक्स। चलो अब जॉब जेड तो वो भी 180 होने वाली है, आप बोलोगे बराबर है। चलो कितने दिन तक, 5 दिन तक काम किया है, तो एक काम करो, पहले तो सबका एफिशिएंसी लिख दो, क्योंकि एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी। 180 डिवाइड में 10, तो इसका एफिशिएंसी 18, इसका 15, इसका लगभग 12 आ रहा था, है ना। इसका एफिशिएंसी कितना आ रहा था 10 और इसका आ रहा था 9। चलो ये भाई 9 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम करेंगे तो 9 × 5 45 काम करेंगे, आप बोलोगे यस। प्लस रिमेनिंग वॉज कंप्लीटेड बाई ए बी एंड डी, who worked on alternate days starting with A followed by B and D in that order। अच्छा, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज B worked for, तो B ने कितने दिन तक काम किया होगा वो आपको ढूंढना है। चलो अब आप लोग मुझे ये बताओ, टोटल काम था कितना, 180 था। अब 180 में से देखो, ये E नाम के बंदे ने 5 दिन में 45 काम कर दिया, ये E का काम था। तो आप पहले तो मुझे ये बताओ कि रिमेनिंग वर्क कितना आएगा। चलो रिमेनिंग वर्क कितना आएगा, तो 180 में से क्या करूं, 45 को माइनस कर दूं तो 135 बचेगा, आप बोलोगे हाँ। अब ये 135 काम किन को करवाना है, तो ए बी और डी को करवाना है। कैसे, ऑन अल्टरनेट डेज, शुरुआत करेगा ए, उसके बाद बी और उसके बाद डी। चलो तो पहले दिन क्या करेंगे, ए को काम करवाएंगे तो ए 18 काम करेगा, उसके बाद हम किनको काम करवाएंगे, दूसरे दिन बी, तो बी 15 काम करेगा, और उसके बाद हम किसको काम करवाएंगे, तो आप बोलोगे सर डी, तो डी कितना काम करेगा 10। तो सबका मैं टोटल करूंगा, इधर देखो 25 और 18 43, तो 43 वर्क आपका हो जाएगा कितने दिन में, तो आप बोलोगे सर ये 43 वर्क है ना वो 3 दिन में होगा। कितने दिन में होगा, 3 दिन में, यानी ये 3 दिन का पूरा एक साइकिल है, ये 3 दिन का पूरा एक साइकिल है जिसमें 43 वर्क हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ये 43 को कहां तक ले जाना है, 135 तक ले जाना है। तो आप सोचो ये साइकिल को मैं कितनी बार रिपीट करूंगा तो 135 के नजदीक पहुंचूंगा। तो देखो 2 बार करेंगे तो 86 होगा, 3 बार करेंगे तो 129 होगा,
4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी मिनिमम 3 बार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 दिन के अंदर कितना काम हो रहा है, तो 43 इंटू 3 129 काम हो गया। देखते जाना करना कितना है, आप बोलोगे सर 135 करना है, 9 दिन हो चुके उसमें 129 वर्क हो गया। अब बचा कितना है, तो आप बोलोगे सर 6 वर्क और बचा है, तो ये 6 काम अब कौन करेगा। तो 3 साइकिल कंप्लीट हो गई है, अब चौथी साइकिल चालू होगी, तो चौथी साइकिल में पहले दिन कौन आएगा, आप बोलोगे सर ए आएगा। और आपको पता है कि ए पूरे एक दिन में 18 काम करता है, जबकि काम आपको 6 ही तो करवाना है। तो इसका मतलब अब जो 10वां दिन आएगा ना, उस दिन ये भाई पूरा काम कंप्लीट कर देगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब बी का टर्न आने वाला ही नहीं है। यहाँ पर ए काम है ना, जो बचा हुआ ये जो 6 काम है ना, वो ए कंप्लीट कर देगा, तो बी का अब कोई टर्न आने वाला नहीं है। तो अपने को क्वेश्चन में पूछा किसका है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज बी वर्कड फॉर, तो बी ने कितने दिन तक काम किया होगा। तो टोटल देखो तीनों तीन ने मिलके 9 दिन काम किया है अल्टरनेटली, तो 3 दिन ए कर रहा है, 3 दिन बी कर रहा है और 3 दिन डी कर रहा है। तो बी के नंबर ऑफ डेज कितने बनेंगे, आप बोलोगे सर 3 डेज बनेंगे। खत्म, सॉल्व। मस्त क्वेश्चन है ना, कि बी ने उस पर कितने दिन तक काम किया होगा, तो बी को 3 दिन पूरा मिलेगा उसको काम करने के लिए। ए का पूछेंगे तो ए का 3 तो आएगा, लेकिन ये 6 वर्क करने के और नंबर ऑफ डेज निकाल के आपको 3 में ऐड करना पड़ेगा। डी का पूछे तो डी का भी 3 ही आएगा। ई का पूछे तो ई का तो इन्होंने आपको शुरुआत में बोल दिया 5 दिन काम कर रहा है। मस्त क्वेश्चन है, बोलो क्लियर। अल्टरनेट डे के कंसेप्ट्स को बस देखो, क्वेश्चन को समझो, और सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं होता है, बस समझ के आपको सॉल्व करना है कि ऐसे क्वेश्चंस को बिठाएंगे। और टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट पढ़े होंगे तो मुझे लग रहा है आप आराम से बिठा लोगे, है ना। क्लियर, बढ़े आगे। यस, मज़ा आया। तो काफ़ी अपने आप में एक अच्छा सा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। आइए एक और क्वेश्चन पढ़ना, क्या बोला है समझते हैं। ए सी एंड ई वर्कड ऑन जॉब जेड। अच्छा, जॉब जेड आया, तो जेड आपको पता है टोटल तो 180 होने वाला है। अब एक काम करो, पहले एफिशिएंसी लिख दो ना फटाफट। ये 18, ये 15, ये 12 है ना, ये 10 और ये 9, ये पाँचों पाँच का एफिशिएंसी है। चलो, ए सी और ई जॉब जेड के ऊपर 2 दिन फॉर 2 डेज ईच, सब लोग 2-2 दिन काम कर रहे हैं। कौन कौन है, ए है, सी है और ई है। चलो, तो ए का एफिशिएंसी 18, सी का 12 30 और ई का कितना 9, 30 और 9 39, 39 इंटू 2, तो आप बोलोगे सर 78 काम हो गया है। देखते जाना। रिमेनिंग जॉब वॉज डन बाई बी एंड डी, बचा हुआ बी और डी कंप्लीट करेगा, तो प्लस कितना आएगा, तो और बोल दिया है इन्होंने कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच बी एंड डी वर्क इज इन द अच्छा, बी और डी जितने दिन काम कर रहे हैं ना, उनका रेशियो दिया है। तो बी कितना दिया है, 20:21, तो मान लेते हैं कि ये 20x डे काम कर रहा है और ये कितना काम कर रहा है, तो आप बोलोगे 20x डेज काम कर रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच बी वर्कड, तो बी ने कितने दिन तक काम किया होगा, यानी कि 20x का वैल्यू आपको ढूंढना है। चलो क्या करेंगे बताओ। तो अब देखो, पहले तो आपको क्लियर पता है ना कि ये 3 लोगों ने 2 दिन, हर बंदे ने 2-2 दिन काम किया है, तो ये तीनों 2-2 दिन काम करके 78 काम कर लेंगे। अब जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, बी और डी करेगा। चलो अब इधर देखो, बी का एफिशिएंसी 15 है, तो ये भाई एक दिन में 15 काम करेगा, तो 20x डेज में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे सर 15 इंटू 20x काम करेगा। प्लस डी, अब डी का एफिशिएंसी कितना है 10, तो ये भाई एक दिन में 10 काम करेगा, तो 21 दिन में कितना काम करेगा, 21x डेज में कितना काम करेगा, तो 10 इंटू 21x काम करेगा, और पूरा काम कंप्लीट हो रहा है। तो दिस इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में आपको देके रखा है 180 है, क्योंकि पूरा जो जॉब जेड है वो कितना है 180 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे x का वैल्यू मिले, और x मिल जाए तो आपको जो चाहिए वो सब मिल जाए, खत्म। चलो तो पहले क्या करें, 180 में से 78 को माइनस कर दूं, तो आई थिंक देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना बचेगा, तो 180 में से 78 जाएगा तो राइट हैंड साइड आएगा 102। अब लेफ्ट हैंड साइड इधर देखो कितना आएगा, तो 15 इंटू 20 300, 300 और 21 इंटू 10 210, 300 में 210 जोड़ेंगे तो 510, कितना आएगा 5010x आएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो 102 है, उसको 510 से डिवाइड करेंगे। अरे वाह, कितना बढ़िया है, देखो सीधा नजर आया, ये तो 5 गुना आ रहा है,
सीधा कटेगा 5 से, तो x का वैल्यू कितना आया 1/5 आया। जबकि मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, b ने कितने दिन तक काम किया है, तो b के जो नंबर ऑफ डेज है वो 20x है, तो x का वैल्यू अगर 1/5 आएगा तो इसके अंदर मैं 1/5 रखूंगा, तो 20 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्का बहुत प्यारा सा आंसर, कितने 4 दिन तक काम किया होगा। इज इट गिवन? यस। मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस खाली आपको समझना था, है ना, कि ये तीन लोगों ने 2-2 दिन काम किया और बचे हुए काम को बी और डी ने कंप्लीट किया है, और उसको कंप्लीट करने में उनको जो समय लगता है ना उनका रेशियो दिया, टाइम का रेशियो दिया, खत्म। आपके पास एफिशिएंसी, आपके पास टोटल वर्क है, सब कुछ दिया है, बहुत आराम से निकलेगा। चलो क्लियर, डन। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, एक बहुत प्यारा सा सेट था, है ना। चलो आते हैं एक और नए क्वेश्चन के ऊपर, देखो क्या बोला है। द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ डेज फॉर विच बी एंड डी वर्कड ऑन जॉब एक्स। जॉब एक्स के ऊपर, तो जॉब एक्स यानी आपका ओरिजिनल, तो वो भी 180 है। अब उसके ऊपर क्या बोला है कि बी और डी है ना, वो कितने कितने नंबर ऑफ डेज काम कर रहे हैं, तो उसका रेशियो दिया है, तो 4:3, यानी कि अगर ये 4x दिन काम करेगा तो ये कितने दिन काम करेगा, तो आप बोलोगे सर ये 3x डे दिन तक काम करेगा। अगले क्वेश्चन की तरह, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज फॉर विच बी एंड डी वर्कड। तो बी और डी कितने दिन तक काम करेंगे वो आपको ढूंढना है। चलो बताओ क्या करेंगे। तो इधर देखो, सबसे पहले तो सबका एफिशिएंसी लिख दो ना, है ना। देखो ये अपने को बार बार लिखना पड़ रहा है, ये 18 है, ये 15 है, ये 12 है, ये आपका 10 है और ये आपका 9 है। ओके, चलो अब क्या करेंगे बताओ। तो अब देखो जैसे जॉब एक्स आया ना, तो पहले तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि सर टेबल, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि टेबल का यूज़ कब करेंगे, जब क्वेश्चन में जॉब एक्स के बारे में कुछ बोलेंगे, क्योंकि टेबल है वो जॉब एक्स का है। अब देखो टेबल में क्लियर पता है कि जॉब एक्स के ऊपर कितने लोगों ने कितने दिन काम किया है। तो पहले ए पर्सन ने 2 दिन काम किया है, सी ने 3 दिन काम किया है, ई ने 2 दिन काम किया है, जबकि बी और डी का डेटा है नहीं। और ये बी और डी का जो डेटा है ना, वो आपको ये क्वेश्चन में दे के रखा है कि बी कितने दिन काम कर रहा है। तो आप बोलोगे सर 4x दिन, यानी इसके जो नंबर ऑफ डेज है ना वो इधर 4x है, और डी के जो नंबर ऑफ डेज है ना वो इधर 3x है। बात समझ में आई? यस, ये समझना था, खत्म। तो अब अपने को बोला क्या है कि बी और डी जितने दिन काम करेंगे ना, ये दोनों का आपको डिफरेंस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आता है एक्स। एक्स जो बनेगा वो आंसर। चलो अब क्या करेंगे, तो ये सब लोग मिलके पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं ना। टेबल 2 क्या बताता है कि सारे लोगों ने जॉब एक्स के ऊपर कितने कितने दिन तक काम किया वो दिया है। चलो तो ए 2 दिन काम करेगा, तो ए 2 दिन में कितना काम करेगा, तो ए का एफिशिएंसी 18 है, तो 2 दिन में काम करेगा 36, प्लस इसका एफिशिएंसी 15 है, तो 4x दिन में कितना काम करेगा, तो 15 × 4 60x, ये बी का हो गया। सी कितना काम करेगा, तो 12 की एफिशिएंसी से 3 दिन में आप बोलोगे 36। डी कितना काम करेगा, तो 10 की एफिशिएंसी से 3x यानी कि 30x, डन। और ई कितना काम करेगा, तो 9 की एफिशिएंसी से 2 यानी कि 18, और ये टोटल काम आपको पता है 180 इज गिवन। बस खत्म हो गया, आंसर रेडी है। चलो इधर देखो, 36 × 36, 36 36 72, 72 में 18 जोड़ेंगे तो 90, 90 माइनस करेंगे तो 180 में से 90 जाएगा तो 90, तो बचेगा कितना 60 और 30, आपका बनेगा 90x। अरे वाह, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि बी और डी जितने दिन तक काम कर रहे उन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, x, तो x का मतलब 1, तो 1 ही तो आपका आंसर है। बोलो क्लियर, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है, मज़ा आया, तगड़ा सेट है ना। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन, देखना आराम से पढ़ना है, समझना है। क्या बोला है देखिएगा, इफ सी वर्कड ऑन जॉब वाई, अब नया जॉब है वाई। अब आपको पता है कोई भी जॉब होगा क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो 180 है। एफिशिएंसी लिख दो ना, 18, 15, 12, 10 और 9। अब तो ये याद भी हो गया अपने को, है ना। चलो इधर देखना, अब सी जॉब वाई पे कितना, विथ 5/4 टाइम्स हिज गिवन एफिशिएंसी। अच्छा,
सी को ऐसा बोला है कि सी जॉब वाई के ऊपर कितनी एफिशिएंसी से काम करता है पता है? अपनी जो भी एफिशिएंसी दी गई है ना उसकी 5/4 टाइम्स। अब 5/4 टाइम्स का मतलब लॉजिकली सोचो ना तो 25% ज़्यादा है। तो एक काम करो, सी का नया एफिशिएंसी कितना आएगा पता है? तो पुराना 12 है ना, तो इसका 5/4 टाइम्स करेंगे तो 4 से काटेंगे 3, यानी कि 15 एफिशिएंसी से काम करेगा। सी की बात हो रही है। एंड वॉज असिस्टेड, और उसको हेल्प करना है किन के थ्रू? बाय बी एवरी थर्ड डे। हर तीसरे दिन पे क्या होता है? क्या होता है? तो ये जो सी है ना उसको बी हेल्प करता है ना, यानी कि सी तो है लेकिन उसको बी हेल्प करता है कब? एवरी थर्ड डे, यानी तीसरे दिन, फिर छठे दिन, फिर 9वें दिन, ऐसे हर तीसरे दिन पे वो हेल्प करता है। तो पूरा काम का फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द जॉब वाई। तो जॉब वाई को कंप्लीट करने में सी को कितना समय लगेगा वो ढूंढना है। चलो इधर देखो, तो पहले तो एक काम करते, देखो अल्टरनेट डे जैसा ही कंसेप्ट है। देखो पहले दिन तो सी अकेला काम करेगा, तो सी का नया एफिशिएंसी 15 है, देखते जाना। दूसरे दिन भी ये अकेला काम करेगा 15, और तीसरे दिन कितना होगा पता है? तो वो तो काम कर ही रहा है, सुन लेना, और उसको हेल्प कर रहा है बी तीसरे दिन। तो तीसरे दिन देखो बी का एफिशिएंसी कितना है? वो भी 15 है। तो दोनों मिलके तीसरे दिन में ये 15 और ये 15 दोनों मिलके 30, यानी कि कुल मिला के 60 काम ये लोग करेंगे कितने दिन में पता है? 3 दिन में करेंगे। मैं ऐसा बोल सकता हूं? आप बोलोगे सर हाँ। पहले तो इतना समझ में आना ज़रूरी है कि सर ये 30 कहाँ से हो गया? ये पहले दिन का काम है। पहले दिन तो आपको पता है ना सी अकेला काम करेगा फर्स्ट डे। सेकंड डे तो सेकंड डे भी वो अकेला काम करेगा। और थर्ड डे क्या होगा? तो थर्ड डे सी तो करेगा लेकिन उसको बी का भी हेल्प मिलेगा, यानी कि सी और बी दोनों मिलकर काम करेंगे। तो तीसरे दिन 3 काम होगा, पहले और दूसरे दिन 15-15 काम होगा। तो 3 दिन में कितना? 60 काम होगा। फिर चौथे दिन वापिस सी अकेला, पांचवें दिन सी अकेला, छठे दिन सी और बी साथ में। ये सेम साइकिल आपका रिपीट होगा। तो ये पूरा काम, तो पूरा काम कितना करना है? 180। तो इधर देखो 60 काम करने में अगर 3 दिन लगता है तो ये साइकिल को मैं कितनी बार रिपीट करूंगा? तो 180 होगा। तो आप बोलोगे सर सीधा है कि इसको आप 3 बार रिपीट करो ना, तो 60 × 3 इधर देखो 180 काम हो जाएगा। और समय कितना लगेगा? तो आप बोलोगे 3 × 3 आ जाएगा 9 दिन का समय। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बस खत्म, यही समझना है ना? चलो खत्म हो गया। तो अपने को क्वेश्चन में बोला क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट। तो सी को पूरा जॉब कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? तो सी ने टोटल 9 दिन काम किया है, तो मेरा आंसर 9 डेज। इज इट गिवन? क्या बात कर रहे हो? 9 नहीं है? नहीं है तो कोई बात नहीं, नन ऑफ दिस। टेंशन नहीं लेने का भाई, हमें अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा होना चाहिए। बोलो क्लियर? डन? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो क्या करें, बड़े आगे पक्का। तो अपने आप में एक अच्छा सा सेट था, ध्यान रखना है ना, ये सबसे बेस्ट पार्ट था। चलो खत्म। तो आते हैं एक और नया सा सेट, यानी ये वाला सेट भी खत्म, बहुत आराम से निपटा दिया है ना। चलो तो आते हैं एक नए सेट के ऊपर। देखो पढ़ो, समझो, और फिर इनको भी हम शुरू करते हैं ना। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखना, करते शुरू। पहले तो आप इसको बराबर समझने की ट्राई करोगे। एक सेट आज और ले लेते हैं ना, वैसे तो सेट अभी बहुत सारे हैं लेकिन ये वाला सेट आज का एक और ले लेते हैं, फाइनल सेट आज के लिए, बची हुई कहानी नेक्स्ट में, बराबर। चलो आइए, पहले इसको बराबर आराम से पढ़ो और समझने की ट्राई करो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। 2 पाई चार्ट है, एक टेबल है। पाई चार्ट सोन below shows the distance covered by a boat moving upstream and downstream in a different days of a week। एक वीक के अंदर अलग अलग दिन बोट डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ना, उसका डेटा दिया है। डन। अब देखो पहले वाले पाई चार्ट में देखो,
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 6-7 दिन है। 7 दिन में जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसका परसेंटेज है। और बोला है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपस्ट्रीम में टोटल 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो पहले पाई चार्ट से आपको क्या मिलेगा पता है? कोई भी पर्टिकुलर डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कभी भी कोई भी दिन अगर आपको चाहिए कि बोट ने उस पर्टिकुलर दिन अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस काटा है, तो अपस्ट्रीम का कोई पर्टिकुलर डे का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे? पहले पाईग्राफ की हेल्प लोगे। कोई आपको बोले कि बोट ने संडे के दिन अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस काटा है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर 1800 का 18%, तो 18 18 324। यानी मैं क्या बोलूँगा पता है? कि बोट ने संडे के दिन अपस्ट्रीम में 324 किलोमीटर का डिस्टेंस काटा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कोई भी दिन का डिस्टेंस आपको निकालना है अपस्ट्रीम का, तो पहले वाले पाईग्राफ का हेल्प ले लो। दूसरा वाला है वो डाउनस्ट्रीम के बारे में, यानी आपको कोई भी दिन का, पूरे वीक में कोई भी दिन आएगा ना, उसके अंदर डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस काटा है, अगर ये ढूंढना है तो आप दूसरे वाले पाईग्राफ का हेल्प ले लोगे। यानी कोई बोले कि बोट ने संडे के दिन डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस काटा होगा, तो 1500 का 10% यानी कि 150। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस यहां से मिलेगा, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस आपको यहां से मिलेगा। ओके, चलो आगे। टेबल क्या बताता है? द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर इन अ डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। वीक के अलग अलग दिन में, मंडे से लेके संडे, ये 7 दिन के अंदर पानी का जो स्पीड है ना वो दिया है। तो मंडे के दिन y है वो 2 है, ट्यूसडे के दिन 3 है, थर्सडे के दिन 1 है, फ्राइडे के दिन 2 है, संडे के दिन 4 है। ये दोनों वैल्यू मिसिंग है, वो अपने को पता नहीं है, देख लेंगे बराबर। यानी पूरे सेट में देखो, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस यहाँ से ढूंढना है, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस यहाँ से ढूंढना है, और पर्टिकुलर डे पानी का स्पीड आपको ढूंढना है। पर्टिकुलर डे जो भी नदी के अंदर बोट चलेगी ना, उसके अंदर अगर आपको पानी का स्पीड ढूंढना है ना पर्टिकुलर डे, तो आपको टेबल से लेना है। जो दिया है वो उठा लेंगे, नहीं दिया उसका देख लेंगे, जब आएगा तब सोचा जाएगा, अभी टेंशन क्यों ले। चलो पहले ये समझ में आ गया, आप बोलोगे बराबर। तो अब क्या करें? तो अब बिना दिमाग चलाए सीधे क्वेश्चंस पे चले जाइए। बहुत प्यारा सा देखो, बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर जो आप पढ़े हो ना, उनसे कैसे सेट बन सकते उसका ये लाइव एग्जाम्पल है। इनको बहुत अच्छे से समझो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, चलो देखो इधर देखो, समझते हैं इनको क्या करेंगे। चलो तो इधर देखना, हम क्या कर लेते, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की बात हो रही है कब? थर्सडे के दिन। चलो तो पहले तो आगे पढ़ो मत, थर्सडे के दिन अपस्ट्रीम में देखो थर्सडे के दिन कितना आएगा? 1800 का 12%। तो आप बोलोगे सर सीधा 18 × 12 लिख दो, अभी तो यही लिख दो, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाद में देख लेंगे। इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाई इट टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम ऑन मंडे। चलो तो मंडे का डाउन स्ट्रीम चाहिए, तो मंडे का डाउन स्ट्रीम कितना होगा? 16%, 1500 का, तो 15 × 16 होगा, है ना। ये अपस्ट्रीम का डिस्टेंस आ गया, ये डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस आ गया। एंड द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर ऑन मंडे। अच्छा, मंडे के दिन x कितना दिया है, ध्यान रखना। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, यानी x की वैल्यू आपको मंडे के दिन कितनी दे के रखी है? 16 दे के रखी है, ध्यान रखना बराबर। तो आपको बोला है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर ऑन थर्सडे, तो थर्सडे के दिन आपको x निकालना है। चलो पहले क्वेश्चन समझ में आया? देखो बहुत कंफ्यूजन होगा, कहीं डाउन है, कहीं अप है, कहीं मंडे, कहीं थर्सडे, है ना। ये चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल करना है। अब आप मुझे बोलोगे सर क्वेश्चन की मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा? तो बहुत सिंपल, आपके पास एक स्टेटमेंट दिया है कि देखो अपस्ट्रीम में जो समय लगता है ना, उतना ही समय किसका है? डाउनस्ट्रीम में। तो दोनों के समय को इक्वल कर दो, T1 बराबर T2, खत्म, एक ही स्टेप में सीधा आंसर बराबर। तो आपके लिए लिख रहा हूँ T1 बराबर T2 करके क्वेश्चन को निपटा दो, खत्म बराबर। चलो अब पहला वाला टाइम कैसे मिलेगा? तो थर्सडे के दिन डिस्टेंस, टाइम कैसे मिलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो थर्सडे का डिस्टेंस देखो कौन सा है? अपस्ट्रीम का। तो आप बोलोगे सर 18 × 12 है, देखते जाना। अब डिवाइड में क्या बनेगा? तो अपस्ट्रीम का स्पीड, तो अपस्ट्रीम में क्या बनेगा? x - y बनेगा।
तो थर्सडे के दिन देखो x आपको ढूंढना है, वो पता नहीं है, लेकिन थर्सडे के दिन y कितना है, तो y आपको टेबल से मिलेगा, वो 1 दिया है, तो x माइनस 1। तो ये क्या बना, थर्सडे का टाइम बना। ये किसके बराबर है, तो दैट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ डाउन स्ट्रीम कब, मंडे। तो मंडे का समय कैसे मिलेगा, तो मंडे का डिस्टेंस चेक करो फटाफट, तो आप बोलोगे सर 15 इंटू 16 है, डाउन स्ट्रीम का है ना। और नीचे आएगा मंडे का डाउन स्ट्रीम का स्पीड। तो मंडे के दिन देखो x का वैल्यू 16 है, तो x प्लस वाई यानी कि 16 प्लस वाई, तो मंडे के दिन y कितना है, 2, तो 16 और 2 आप बोलोगे सर ये आएगा 18। बस खत्म हो गया। सबसे बेस्ट है देखना, ये एक ही स्टेप में आंसर है, बाकी कुछ दिमाग नहीं चलाना है भाई। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है कि सर ये आपने कैसे लिखा, एक ही स्टेप में इनका आंसर निकल के आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पक्का। अब फटाफट ऊपर नीचे से देख लो, जो कटिंग पुटिंग हो रहा है काट लो, जो बनेगा वो सीधा आंसर। चलो क्या करें, मेरे हिसाब से क्या करूँ, 4 से काट लो ना, ये 4, ये 4 से काट लेंगे तो 3, 3 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 5, और कुछ कटेगा तो एक काम करो 2 से काट लो ना, तो इधर से 2 काट लेंगे, इधर से 2 काट लेंगे तो 9, और इधर से 2 काट लेंगे तो 9। पक्का। तो बचेगा कितना, तो 9 9 कितना आएगा, 81 आएगा, और 81 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 81/5 इज इक्वल टू कितना आएगा, x माइनस 1। तो x माइनस 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो 81 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 16.2, तो 16.2 में -1 को इधर जड़ेंगे तो x बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 17.2 आएगा। इज इट गिवन, 17.2 एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन बी। खत्म। यही तो आपको ढूंढना है। बताओ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर, डन। बहुत संभाल के चलना है, जिस दिन बोला है उस दिन का बोट का स्पीड आपको लेना है, और जिस दिन बोला है उसी दिन का आपको पानी का स्पीड भी यहाँ से लेना है ना। बस इसी में आपको संभालना है, हो जाए क्लियर, डन। बस बहुत बढ़िया। मैं देखो मिनिमम स्टेप लिख रहा हूँ, क्योंकि अब हमारा इतना तो लेवल बन गया है कि हम ये चीज़ों को बहुत आराम से समझ सकते है ना। चलो बढ़िया, आते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट देखना क्या बोला है, आराम से पढ़ो। टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन मंडे। मंडे के दिन अपस्ट्रीम में ट्रैवल करने में जो समय लगता है वो 45/11 आवर्स मोर ज़्यादा है। किन से, द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम ऑन सेम डे। सेम डे यानी मंडे के दिन की बात हो रही है। तो आपको बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर ऑन मंडे। चलो क्या करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन को उठाएंगे, तो वापिस सेम अगले क्वेश्चन की तरह। अगले क्वेश्चन में दोनों के समय इक्वल थे, जबकि इसमें क्या बोला है कि अपस्ट्रीम का समय है ना वो डाउनस्ट्रीम के समय से इतना ज़्यादा है। अब ज़्यादा होना इसका मतलब दोनों के समय का डिफरेंस है। चलो तो अपस्ट्रीम के समय को मैं T1 बोलूँ, इसको T2 बोलूँ, तो T1 माइनस T2 बराबर कितना है, तो आप बोलोगे सर 45 के नीचे 11 है। बस खत्म, यहीं से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत बेसिक फंडामेंटल जिनको चैप्टर आता होगा वो बहुत आराम से निपटा लेगा, है ना। और यही चीज़ें मैंने आपको पूरे चैप्टर में सिखाई है, ध्यान रखना। चलो तो पहले समय है वो किसका है, अपस्ट्रीम का। तो पहले तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस पहले वाले पाई चार्ट से निकालेंगे मंडे का। चलो तो मंडे के दिन कितना है, 15% है, तो 18 इंटू 15 होगा। आप बोलोगे सर बराबर है 18 इंटू 15, देखते जाना। डिवाइड में आएगा मंडे के दिन, तो मंडे के दिन देखो x आपको पता नहीं है तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा, बराबर। तो x हम ढूंढेंगे, लेकिन मंडे के दिन ध्यान रखना आपका जो y है वो कितना है, तो आप बोलोगे वो 2 दिया है, तो दैट वुड बिकम x माइनस 2। बात समझ में आ गई। माइनस का इधर देखते जाना कितना आएगा, T2। तो T2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो T2 है वो डाउनस्ट्रीम का समय दिया है, तो डाउनस्ट्रीम में सेम डे यानी मंडे के दिन तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 1500 का 16% यानी कि 15 इंटू 16 आएगा, बराबर। और नीचे बनेगा डाउनस्ट्रीम का स्पीड, तो x प्लस वाई आएगा। और मंडे के दिन तो x पता नहीं है तो x तो हम एज इट इज लिखेंगे, लेकिन मंडे के दिन y कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर वो तो अपने को 2 दिया है, एंड दिस इज इक्वल टू दिया है 45 के नीचे 11। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर ऑन मंडे, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। अब आप देखो मुझे बताओ क्या करेंगे।
अब इसको गलती से भी सॉल्व करने गए तो गए बहुत गंदा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो बेटर है अब बच्चा क्या करेगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क करके करके ऑप्शन चेक कर लो, जो ऑप्शन से राइट साइड में 45/11 बने वो आपका आंसर है। कॉमन सेंस वाली बात है, सीधा बस ऑप्शन क्रॉस चेक करो। चलो अगर मैं पहला ऑप्शन क्रॉस चेक करता हूं, इधर देखते जाना, मुझे राइट साइड में नीचे 11 लाना है। अगर मैं 22 से चालू करता हूं तो 22 में से 2 जाएगा तो इधर 20 बनेगा, और 22 में 2 ऐड करेंगे तो 24। तो क्या 20 और 24 से कभी डिनोमिनेटर में 11 बनने का चांस है? कभी नहीं बनेगा। तो पहला ऑप्शन तो गया है, दिमाग मत चलाओ। दूसरा ले लो 18। अगर मैं 18 रखूंगा तो 18 में से 2 जाएगा 16, और 18 में 2 ऐड करेंगे तो आई थिंक बनेगा 20। तो क्या 16 और 20 से कभी 11 बनने का चांस है? क्योंकि 16 20 दो में से कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी गया। तीसरा 20 लेके चालू करो, तो 20 में से 2 जाएगा तो 18, और 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22। देख लो 18 22 से 11 बनने का लगभग चांस है, क्योंकि 22 के अंदर 11 आ रहा है। थोड़ा समझो, तो यही एक मुझे लग रहा है काफ़ी कन्विंसिंग ऑप्शन है। तो अब इसको एक बार पूरा चेक कर लेते। चलो अगर इधर देखते जाना, 18 इंटू 15 है, उसको क्या करेंगे, तो उनको मैं 18 से डिवाइड करूंगा, तो 18 18 तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस का देखते जाना, ये 15 इंटू 16 है, और उसके नीचे कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये 22 बन रहा है ना। चलो कटेगा, तो आई थिंक ये 2 से कटेगा 8, ये 2 से कटेगा 11, खत्म। चलो तो देखो 15 इंटू 11 165, 165 में से 15 इंटू 8 जाएगा 120, तो 165 में से 120 जाएगा तो 45, और नीचे बनेगा 11 का 11। 45/11 बन रहा है, यानी पक्का हो गया कि 20 ही मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन से क्रॉस चेक करो, बाकी अगर सॉल्व करने जाएंगे तो आपको पता है क्या होगा। क्लियर, डन, बात आपको समझ में आ गई, बस खत्म, और कुछ नहीं है। बोलो क्या करूं, आगे बढ़ूं, पक्का? चलो वेरी गुड, चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, बस ऐसे ही पूरे सेट है ना। चलो पढ़ते, काफी बड़ा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, आराम से पढ़ो। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर ऑन ट्यूसडे। चलो ट्यूसडे के दिन x कितना है, 15 दिया है। चलो तो मैं लिखता हूं x का वैल्यू ट्यूसडे के दिन कितना है, आप बोलोगे सर 15 है। एंड द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के दिन x की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 66 सही 2/3% मोर है, 2/3 मोर है, यानी कि कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 5/3 होगा। किसका, दैट ऑफ ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के दिन जो स्पीड है ना उसका, तो ये 15 का 5/3 निकालेंगे तो आई थिंक ये बनेगा 25, है ना। तो ट्यूसडे के दिन बोट का स्पीड 15 होगा, तो वेडनेसडे के दिन बोट का स्पीड होगा वो कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि 15 का 2/3 आएगा, 10 ज्यादा है, यानी कि 15 और 10 कितना होगा, 25 होगा। ऐसे सोचोगे तो भी चलेगा। कितना बढ़िया हुआ, एक्स दोनों जगह आपको मिल गया है। चलो आगे, टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे के दिन अपस्ट्रीम को ट्रैवल करने में जो समय लगेगा वो कितना है, 9/10 टाइम से। किसका, द टाइम टेकन बाई इट टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम ऑन ट्यूसडे। अच्छा, दोनों के समय के बीच में एक बहुत प्यारा सा रिलेशन दिया है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहीं से उठा ले, है ना। तो अपस्ट्रीम का समय है, तो देखो इधर लिखो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, दैट इज इक्वल टू कितना है, तो आप बोलोगे 9/10 टाइम्स ऑफ किसका, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। पक्का, बस ये दोनों के बीच में रिलेशन दिया है, तो आपको बोला क्या है, द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के दिन आपको स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम का मतलब y का वैल्यू निकालना है। ओके, चलो तो अब देखो सबसे पहले हम लोग निकालते टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कैसे मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। चलो तो पहले तो अपस्ट्रीम कब जा रही है, तो अपस्ट्रीम जा रही है कब, वेडनेसडे के दिन। चलो तो वेडनेसडे के दिन अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना आएगा, तो 1800 का 14%, यानी कि 18 इंटू 14। देखते जाना, डिवाइड में वेडनेसडे के दिन अपस्ट्रीम है, तो वेडनेसडे के दिन देखो x कितना है, 25 है, देखते जाना। और वेडनेसडे के दिन y पता नहीं है, तो 25 माइनस y करेंगे ना, आप बोलोगे सर बराबर है। दिस इज इक्वल टू, देखते जाना, 9/10 इंटू, अब आपको डाउनस्ट्रीम का समय निकालना है, तो डाउनस्ट्रीम कब जाना है, ट्यूसडे। चलो तो ट्यूसडे के दिन डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना होगा, तो 1500 का 14%, यानी कि 15 इंटू 14, है ना। और नीचे बनेगा कितना, तो डिनोमिनेटर में बनेगा x प्लस वाई। तो इधर देखो ट्यूसडे के दिन x कितना है, 15, और y का वैल्यू ट्यूसडे के दिन कितना है, 3, तो 15 और 3 आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 18।
पक्का? अब आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या आपको y ना मिले? बहुत आराम से मिलेगा, है ना। चलो तो फटाफट देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 से काट लेंगे कितना? आप बोलोगे सर 5 से काट लूँगा 3, ये 5 से काट लूँगा 2, और कुछ 9 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2, और कुछ ये 14 14 मस्त कट रहा है। एनीथिंग एल्स? ये 3 से काट लेंगे तो आई थिंक 6, तो 6, 2 और 2 4, 6 चौक 24, तो कितना बनेगा पता चला? 25 माइनस वाई। 25 माइनस वाई बराबर कितना बनेगा? इसको मैंने सामने ले लिया तो 6 इंटू 4 बनेगा 24। अरे वाह, तो वाई का वैल्यू कितना बनेगा? तो 25 में से 24 जाएगा 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत संभाल के चलोगे, है ना। बाकी देखो इजी है, कब कौन सा डिस्टेंस लेना है बहुत संभालना है। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस चाहिए, यहां से ढूंढोगे, डाउन का चाहिए, यहां से ढूंढो। बोलो क्लियर? डन। उम्मीद कर रहा हूं ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो लेट्स मूव, चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आइए, क्या बोला है, आराम से पढ़ो और समझो। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर ऑन सैटरडे, यानी सैटरडे के दिन x आपको दिया है 21। चलो तो लिखता हूं x है आपका सैटरडे का कितना? 21 है। ओके। एंड दैट ऑन संडे, तो संडे के दिन x कितना है? तो लिखता हूं x के दिन संडे के दिन x, सॉरी, है ना, कितना है? 28 सही 4/7% का मतलब होता है 2/7। 2/7 कम है किन से? दैट ऑन सैटरडे। तो सैटरडे 21 है ना, तो 21 का 2/7 कम है तो 5/7 होगा। तो 7 से काट लेंगे तो 3, तो 3 से जाएगा तो 5 इंटू 3 15। यानी सैटरडे के दिन x मिल गया और संडे के दिन भी आपको x मिल गया। पहले इतना समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर इतना तो एकदम क्लियर है। अब देखना, पढ़ो आगे क्या लिखा है। टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन सैटरडे। सैटरडे के दिन अपस्ट्रीम को कवर करने में जो समय लगेगा वो कितना है? 1 सही 3/16 टाइम्स देन टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम ऑन संडे। अच्छा, दोनों के समय का देखो रिलेशन दिया है। और मुझे तो लग रहा है आपने एक चीज़ नोटिस की, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए सारे क्वेश्चन में यही एक समय वाले रिलेशन को आप पकड़ के चल रहे हो। देखो ना, हर क्वेश्चन उसी के ऊपर बन रहा है ना। चलो तो रिलेशन बना देते पहले। तो अपस्ट्रीम का जो समय है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, दैट इज इक्वल टू कितना है? 1 सही 3 तो 16 एक 16 और 3 कितना? तो आप बोलोगे सर 19/16 गुना है किसका? तो टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, तो टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम का। डन। तो आपको बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 57.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑन सैटरडे। चलो तो सैटरडे का आपको देखो समय निकालना है ना। चलो तो अपस्ट्रीम में देखो, सैटरडे के दिन अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस काटेंगे? तो आपको बोल के रखा है ना कितना है? तो 57.6 है। तो टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। और अपस्ट्रीम का आई थिंक आपको स्पीड निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे? तो x आएगा सैटरडे के दिन माइनस का y। तो सैटरडे के दिन y आपको दिया है तो वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, वो आपको दिया नहीं है, तो माइनस का y, इसका वैल्यू आपको ढूंढना है। पहले क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि टाइम निकालो किसका? बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 57.6 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको अपस्ट्रीम में काटना है सैटरडे के दिन, तो उसका समय निकालना है। तो समय कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अपस्ट्रीम की स्पीड आपको नीचे लेनी है। ओके, चलो अब क्या करेंगे? तो अब देखो, पहले तो ये रिलेशन दिया है, इसको पकड़ो। चलो तो पहले आपको टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम कब चाहिए? आप बोलोगे सर सैटरडे के दिन। तो पहले तो देखो सैटरडे के दिन अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना काटेंगे? तो 1800 का 10% यानी 180, आप बोलोगे बराबर। अब सैटरडे के दिन देखो x कितना है? तो आप बोलोगे सर 21 है, और अपस्ट्रीम में x माइनस वाई बनेगा, तो ये 21 है, और इधर आपने को पता नहीं है तो लिखेंगे 21 माइनस वाई, और तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना, देखते जाना। दैट इज इक्वल टू 19 के नीचे 16 इंटू, अब देखो डाउनस्ट्रीम के लिए क्या बोला है? तो डाउनस्ट्रीम बोला है संडे, तो संडे के दिन डाउनस्ट्रीम कितना है? 10%, यानी कि कितना? 150। और डाउनस्ट्रीम में क्या बनेगा? तो x प्लस वाई बनेगा। तो संडे के दिन डाउनस्ट्रीम में देखो x कितना है? 15, और y कितना है? तो संडे के दिन y है वो 4 है, तो 15 और 4 आप बोलोगे सर डिवाइड में बनेगा 19। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है।
चलो कोई फ़ायदा होने वाला है? अरे वाह, मस्त 19 19 कैंसिल हो रहा है, देखो आराम से, है ना। और कुछ, ये 0 0 भी मस्त कैंसिल हो रहा है। 3 से काट लेंगे 5, 3 से काट लेंगे 16, 16 इंटू 6 96, 96 को 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो 96 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू कितना बनेगा? तो 21 माइनस वाई बनेगा। तो 96 को 5 से डिवाइड करो तो भाई फटाफट, तो इंटू दो करेंगे तो 192 के नीचे 2 यानी कि 19.2। ये आपको क्या मिला? 21 माइनस वाई का वैल्यू है वो 19.2 मिला। तो वाई का वैल्यू कितना मिलेगा बताओ? तो 21 में से 19.2 को माइनस करेंगे तो आई थिंक दिस वुड बिकम अ 1.8। तो वाई आपको कितना मिल गया? 1.8 मिल गया। इतना समझ में आया? ये कौन सा वाई मिला? तो ये वाई आपको मिला है सैटरडे का, ये मिला है 1.8, ध्यान रखना। ओके, चलो अब अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो अपने को ये आंसर निकालना है ना। चलो तो ऊपर तो देखो 57.6 आएगा, नीचे कौन आएगा? एक्स सैटरडे के दिन, तो एक्स सैटरडे के दिन 21 है और उसमें से वाई, तो 21 में से 1.8 को माइनस करेंगे तो आई थिंक ये बनेगा, एक गया तो 20 और 20 में से 0.8 जाएगा तो 19.2 बनेगा। अच्छा, अरे यार मैं तो समझता हूँ एक काम करो ना, देखो वाई भी ढूंढने की जरूरत नहीं थी, ये सीधा निकल के आ रहा था। समझो, ये आपका जो 21 माइनस वाई है ना, दैट इज नथिंग, एक्चुअली में ये क्या है पता है? ये आपका क्या है? सैटरडे का अपस्ट्रीम का स्पीड ही है। थोड़ा सोचो ना, ये सैटरडे का अपस्ट्रीम का स्पीड ही है। तो 21 माइनस वाई है, दैट इज नथिंग, दैट इज द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम ऑन सैटरडे है। बात समझ में आया? तो सीधा लिख दो 19.2, बात खत्म। वाई निकालने की जरूरत ही नहीं थी, बट चलो छोड़ दो, अपने को थोड़ी पता था, बाद में पता चला। डन। तो अगर निकाल भी लिया है तो टेंशन नहीं है, बट मैं ऐसा सोच रहा था कि फालतू में हमने निकाला है, बट ठीक है अब निकल गया तो छोड़ो। चलो तो 57.6 को 19.2 से डिवाइड करना है। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हो तो सीधा नजर आ रहा है, देखो ना, 19 का 3 गुना 57 है, 2 का 3 गुना 6, यानी ये पूरा सीधा 3 से कटेगा। तो आपका समय कितना निकलेगा? 3 घंटा निकलेगा, 3 आवर्स, खत्म। इज इट गिवन? एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन में। बताओ, क्या बात क्लियर हो जाए? डन, बहुत बढ़िया। तो आराम से निकाला है, इधर देख लो, हर क्वेश्चन के अंदर हम समय के रिलेशन को पकड़ रहे। ये भी समय का रिलेशन है, ये भी, यहाँ टाइम इक्वल था, यहाँ दोनों के समय का डिफरेंस था, यहाँ दोनों के समय के बीच में रेशियो में रिलेशन था, यहाँ दोनों के समय के बीच में रेशियो में रिलेशन है। बस यही आपको करना है ना। चलो उठाते एक और नया क्वेश्चन। टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन संडे। तो संडे के दिन अपस्ट्रीम का जो समय है वो कितना है? तो दैट इज 2 आवर्स मोर। अरे वाह, वापिस समय का रिलेशन किन से? टाइम टेकन बाई टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम ऑन थर्सडे, यानी कि अपस्ट्रीम का समय है वो डाउनस्ट्रीम के समय से कितना? 2 घंटा ज़्यादा है। तो लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, दिस इज इक्वल टू 2। बस यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या बात समझ में आ गई? आगे मत पढ़ो। चलो पहले अपस्ट्रीम का समय कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस। तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कब निकालना है? संडे के दिन। चलो तो संडे के दिन अपस्ट्रीम में कितना आएगा? 18%, 1800 का तो 324, 18 इंटू 18। अब नीचे संडे के दिन, इधर देखो, अपस्ट्रीम के लिए अपने को कुछ बोला है एक्स वगैरह? तो आई थिंक नहीं, आपको निकालना है। देखो संडे के दिन अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, यानी कि संडे का एक्स आपको निकालना है। तो यहाँ एक्स आएगा माइनस, अब अपस्ट्रीम आपको पता है संडे के दिन, तो संडे के दिन वाई आपको पता है वो 4 है, तो एक्स माइनस 4 आएगा, क्योंकि अपस्ट्रीम में क्या बनेगा? एक्स माइनस वाई बनेगा। एक्स अपने को पता नहीं है, माइनस का। अब डाउनस्ट्रीम का समय कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कब लेना है? थर्सडे के दिन लेना है। चलो तो थर्सडे के दिन कितना है? 12% है, तो 1500 का 12%, 15 12 180, डायरेक्ट लिख दूं 180। आप बोलोगे बराबर। नीचे क्या बनेगा? डाउनस्ट्रीम का स्पीड यानी x प्लस वाई बनेगा। तो अब देखो थर्सडे के दिन x, तो वो क्वेश्चन में दिया है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर ऑन थर्सडे, कितनी दी है पता है? 17। तो थर्सडे के दिन x 17 है और y कितना है? आप बोलोगे 1 है, तो 17 और 1 कितना आएगा? 18। क्यों 18 आएगा? क्योंकि डाउनस्ट्रीम में तो दोनों को जोड़ेंगे, दिस इज इक्वल टू 2। कितना बढ़िया हो गया। चलो सॉल्व कर ले फटाफट। 18 से काट लेंगे 10, 10 सामने जाएगा तो 10 और
2 ऐड करेंगे 12, तो 324 के नीचे कितना आएगा, x माइनस 4 आएगा। चलो 12 से डिवाइड करें फटाफट, देखो 12 से काटेंगे, 12 इंटू 2 24, बचेगा कितना 8 और 4, 12 इंटू 7 84, तो x माइनस 4 का वैल्यू 27 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 27 में 4 ऐड करेंगे तो 31 आएगा। x 31 आया। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड। अच्छा ध्यान रखना 31 आंसर नहीं है, अपस्ट्रीम स्पीड बोला है बोट का ऑन संडे। चलो तो संडे के दिन देखो x माइनस वाई आपको निकालना है, तो x तो आपका 31 है, लेकिन संडे के दिन y कितना है, 4 है, तो 31 में से 4 जाएगा, यानी कि 27 आपका फाइनल आंसर होगा। बी केयरफुल, 27 ऑप्शन है। खत्म। और मैं तो बोलता हूं अरे यार ये जो x माइनस 4 आया ना वही आपका आंसर है ना, आपको x निकालने की जरूरत नहीं थी, बट चलो छोड़ो कोई बात नहीं, x हमने निकाल दिया। बी केयरफुल, है ना, जल्दबाजी में फटाफट में x निकाल के 31 को आंसर टिक मत लगाना, क्योंकि ये तो x क्या बताता है, तो x इंडिकेट करता है बोट का स्पीड कब, तो उसको हमने कब माना है, संडे के दिन। संडे के दिन x 31 है, लेकिन आपको संडे के दिन x नहीं चाहिए, अपस्ट्रीम का स्पीड चाहिए, यानी कि x माइनस वाई चाहिए। तो x 31 आया और संडे के दिन y टेबल में 4 दिया है, तो 31 में से 4 माइनस करेंगे तो 27 बनेगा। बताओ क्लियर, डन, बात समझ में आ गई। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर, बस खत्म, चलो रहने दो। मैं सोच रहा हूं तब तक आज के लिए बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। टोटल हमने 4 सेट देखे और काफ़ी अच्छे सेट थे। याद कर ले एक बार, सबसे पहले शुरुआत किया था, एक सेट था प्रॉफिट एंड लॉस का, दूसरा सेट हुआ था अपना टाइम एंड वर्क का, तीसरा सेट हमने ये किया है वो बोट एंड स्ट्रीम का किया, और एक सेट हमने दूसरा सेट एक्चुअली में मिक्सचर का था, बहुत बढ़िया था, 3 क्वेश्चन वाला, याद आया, यस। तीसरा सेट हमने कौन सा किया, टाइम एंड वर्क पे किया, और चौथा सेट है वो हमने किया है बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर। क्लियर, डन। अभी बहुत कहानी बाकी है, बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट सेशन में कैरी ऑन करेंगे। कम से कम 100-150 क्वेश्चन हम इनसे करवाएंगे, डोंट वरी, है ना। 5-25 सेट करेंगे तब एक कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अच्छी पढ़ाई करो। मिलते हैं कल के सेशन में, यहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।